हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे नॉलेज ऑफ फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिटिंग का सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जो है अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस। ठीक है, इसके ऊपर अपन यहाँ पे टोटल अभी क्वेश्चंस कवर करेंगे, प्लस इसका थोड़ा की पॉइंट्स देखेंगे, प्लस एमसीक्यूज। तो यहाँ पे देखिए लर्निंग आउटकम अपन ने इंडेक्स यहाँ पे बनाया है। तो इंडेक्स में आज अपन क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कन्वेंशन, कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन एमसीक्यू एंड असाइनमेंट्स, ये अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। मीन्स यहाँ पे टोटल हम की पॉइंट्स प्लस 175 एमसीक्यूज एंड असाइनमेंट्स ये यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, जिन्होंने फुल अगर देखा होगा तो मैंने लास्ट में ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस भी पूछे थे। जिन्होंने वो अभी तक नहीं देखे तो वो वीडियो देख के जो ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस के आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिल जाए कि आप फुल वीडियोस देख रहे हैं और उसके आंसर्स आप दे रहे हैं। अगर ऐसी तरीके से अपन अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्लस प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली जो अकाउंट का सब्जेक्ट है वो अपना क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस मिल जाए। क्योंकि ये जो मैं यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा हूँ ये मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके, जो महाट्रांसको में यूडीसी के पोस्ट के ऊपर है उसके साथ में ये डिस्कस करके यहाँ पे ये जो पूरा सिलेबस जो बना रहा हूँ, पूरे एमसीक्यूज जो बना रहा हूँ उसके साथ मिलके बना रहा हूँ। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिल जाए कि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे इंडेक्स वाइज जो अपना इंट्रोडक्शन है अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन का। ठीक है, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि कंटिन्यू वीडियोस आपको मिलते रहे और मुझे भी मोटिवेशंस मिलते रहे कि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं। क्योंकि इसके बाद अपन कुछ मॉक पेपर्स भी लेंगे वीकली, प्लस डेली अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन है अपना 2.1 का। तो यहाँ पे आज क्या पढ़ने वाले, देखो कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अपन सबसे पहले एंटिटी कंसेप्ट पढ़ेंगे, देन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, देन पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, एक्यूरल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी एंड मटेरियलिटी। तो ये सारे जो कंसेप्ट्स है ये यहाँ पे अपन अभी कवर करने वाले हैं। ठीक है, एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है। तो ये जो वीडियो है ये मैंने क्या बनाया कि मराठी और इंग्लिश, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे, जो पेपर सॉल्व करेंगे अपन वो मराठी एंड इंग्लिश में सॉल्व करने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस है अभी इंग्लिश एंड मराठी में अपन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अभी की पॉइंट्स अपने को दिया है सबसे पहले इंट्रोडक्शन का। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा क्या है, नीड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन अकाउंटिंग। तो क्या नीड्स है अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड, देखो क्या बोला है फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंट अकाउंट्स में कैलकुलेट वैराइंग प्रॉफिट फिगर फॉर द सेम सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। डिफरेंट अकाउंट्स जो होता है वो वेरिंग प्रॉफिट फिगर्स कैलकुलेट करते हैं फॉर डिफरेंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, देयर सेकंड पॉइंट है, दिस वेरिएशन लीड टू कंफ्यूजन एंड क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग प्रोफेशंस। ठीक है, अब सेकंड दिया है यहाँ पे, पर्पस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको अपन बोलते हैं गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट दिया है कि गैप इंश्योर अ यूनिफॉर्म अप्रोच इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, एंड सेकंड बोला है, दे हेल्प इन बेटर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसलिए अपन गैप मतलब जो अकाउंटिंग का प्रिंसिपल कंसेप्ट अपन यूज करते हैं तो उसमें अपन क्या करते हैं, बेटर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन डिफाइन करते हैं। देन थर्ड जो कंसेप्ट है अपन अकाउंटिंग का, कि अकाउंटिंग एज अ बिजनेस लैंग्वेज। ठीक है, तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम्युनिकेट विद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर। एंड सेकंड पॉइंट है, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनेबल बेटर डिसीजन मेकिंग। मीन्स बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए अपने एज अ बिजनेस अकाउंटिंग क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए फोर्थ है कि अवॉइडिंग कंफ्यूजन थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन। देखो विदाउट स्टैंडर्डाइज रूल एवरी अकाउंटेंट में अप्लाई पर्सनल नॉर्म लीडिंग टू द डिस्क्रिपेंसीज। ठीक है, एंड सेकंड बोला है, गैप प्रोवाइड अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंपेरेबिलिटी। अगर कंफ्यूजन अवॉइड करना है तो अपने को एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट जो दिया हुआ है वो अपने को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अगर अपन पर्सनल नॉर्म से अगर यूज करते हैं तो वो हमें नहीं हर बार क्या करेगा, रॉन्ग वैल्यू ही प्रोवाइड करेगा।
देन फिफ्थ जो पॉइंट है देखो, रोल ऑफ गैप्स इन अकाउंटिंग, क्या रोल्स है। तो देखो, गैप डिफाइन रूल्स, प्रिंसिपल, कन्वेंशंस एंड पोस्टुलेट्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देन यहाँ पे सेकंड पॉइंट बोला है, दे फॉर्म अ बैकबोन ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम एंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। और अकाउंटिंग क्या है, इट इज अ बैकबोन, मतलब गैप जो है वो क्या है, इट इज अ बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग है फॉर एंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। थर्ड पॉइंट देखिए क्या बोला है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी कंपाइलेंस। देखो, अकाउंटेंट फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू बाय रेगुलेटरी बॉडीज। एंड सेकंड बोला है, these standard help in standardizing accounting policy under the specific condition. ओके, अब देखो जो अपन ने यहाँ पे 6 पॉइंट्स पढ़े हैं उसके ऊपर के अपन एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हर बार अपन यही करने वाले हैं, कीवर्ड्स मतलब की पॉइंट्स एंड उसके रिलेटेड एमसीक्यूज। कल अपन ने यूनिट 1 पढ़ा था, वो वीडियो फुल देखिए, मिनिमम 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। एक बार वीडियो से देखने से नहीं होगा, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ पे अपने को मिनिमम 50 to 55 कंसेप्ट यूज करना है अपने को। यहाँ पे मिनिमम 50 to 55 अकाउंटिंग के वीडियोस में बनाने वाला हूँ। फुल वीडियोस देखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपन, उसके हिसाब से अपन ये बोलते हैं कि हम इम्पोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, लेकिन उतने से अगर होता था तो आज तक सभी जन एग्जाम क्रैक करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपने को अगर अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो जब भी इसकी एग्जाम आएंगी तो अपन उसको डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि why it is necessary to follow generally accepted accounting principle means गैप। गैप सामान्यतः स्वीकारलेले लेखा तत्वे पाळणे का आवश्यक आहे। ठीक है, अभी थोड़ी मेरी टोनिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी क्योंकि मैं हिंदी और मराठी, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हिंदी में तो थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे मराठी में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, सामान्यतः स्वीकारलेले लेखा तत्वे पाळणे का आवश्यक आहे। तो देखो ऑप्शन क्या है अपने पास, टू अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन फायनान्शियल स्टेटमेंट, आर्थिक विवरांमध्ये लवचिकता ठेवण्यासाठी, सेकंड टू एन्श्योर युनिफॉर्मिटी अँड कन्सिस्टन्सी इन अकाउंटिंग प्रॅक्टिस, लेखा पद्धतीमध्ये एक समानता आणि सातत्य ठेवण्यासाठी, थर्ड टू क्रिएट व्हेरिएशन इन प्रॉफिट कॅल्क्युलेशन, नफ्याच्या गणनेत विविधता निर्माण करण्यासाठी, अँड फोर्थ आहे टू इग्नोर फायनान्शियल रिपोर्टिंग स्टँडर्ड, आर्थिक अहवालाच्या निकषांकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी। तो याचा आन्सर आहे टू एन्श्योर युनिफॉर्मिटी अँड कन्सिस्टंट अकाउंटिंग प्रॅक्टिस, लेखा पद्धतीमध्ये एक समानता आणि सातत्य ठेवण्यासाठी, ठीक है। मैं जब बताऊंगा तो हिंदी में ही बताऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैं मराठी और इंग्लिश में पढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा मुझे प्रॉब्लम जाएगा मराठी में सभी बात, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश भी है और मराठी भी है, और कुछ लोगों को ऐसे है कि मराठी समझ में नहीं आती, कुछ लोगों को प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं यहाँ पे तीनों लैंग्वेज यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अकाउंटिंग इज ऑफन रेफर्ड टू एज, लेखा शास्त्राला कोणत्या संज्ञेने ओळखले जाते। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, लीगल डॉक्यूमेंट, सेकंड मैथमेटिकल इक्वेशन, थर्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड फोर्थ फाइनेंशियल बर्डन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी, और लैंग्वेज ऑफ बिजनेस मीन्स व्यवसायाची भाषा। ओके, नेक्स्ट थर्ड, व्हॉट इज द मेन फंक्शन ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट, आर्थिक विवरणांचे मुख्य कार्य काय आहे। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट टू फाइंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सेकंड टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर, थर्ड टू क्रिएट मल्टीपल वर्जन ऑफ अकाउंट, एंड फोर्थ टू अवॉइड यूनिफॉर्मिटी इन बिजनेस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, टू कम्युनिकेट फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर, भागधारकांपर्यंत आर्थिक माहिती पोहोचवण्यासाठी। नेक्स्ट फोर्थ, व्हॉट विल हॅपन इफ एव्हरी अकाउंट फॉलो डिफरंट रूल, जर प्रत्येक लेखापाल वेगवेगळे नियम वापरत असेल तर काय होईल। तो देखो ऑप्शन क्या है अपने पास, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विल बिकम क्लियर, सेकंड कंफ्यूजन विल अराइज, थर्ड बिजनेस डिसीजन विल बिकम इजियर, एंड फोर्थ प्रॉफिट विल अपीयर हायर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, का गोंधळ निर्माण होईल, करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ, व्हॉट आर गॅप, गॅप म्हणजे काय। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, रूल डेवलपमेंट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग,
सेकंड गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसीज, थर्ड बिजनेस एक्सपांशन स्ट्रेटेजी एंड फोर्थ मार्केटिंग गाइडलाइन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, रूल डेव्हलप फॉर फायनान्शियल रिपोर्टिंग, आर्थिक अहवाल तयार करण्यासाठी विकसित केलेले नियम, त्यालाच आपण काय म्हणतो इथे गॅप। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे 2.2 अकाउंटिंग कंसेप्ट स्टार्ट हो गया अपना, ठीक है, मतलब जो 2.1 जो कंसेप्ट था वो अपन यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिल जाए कि मैं आपके लिए जितने भी वीडियोस हैं वो सभी वीडियोस बना सकूँ। तो देखिए अभी अकाउंटिंग कंसेप्ट में सबसे पहले डेफिनेशन एंड स्कोप का कंसेप्ट दिया है। तो देखो क्या बोला है, अकाउंटिंग कंसेप्ट आर एजम्पशन यूज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसके लिए अपन यूज करते हैं यहाँ पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए। देन बोला है कि दे प्रोवाइड अ यूनिफाइंग स्ट्रक्चर एंड इंटरनल लॉजिक ऑफ अकाउंटिंग। अब वो क्या करता है, यूनिफाइंग स्ट्रक्चर एंड इंटरनल लॉजिक ऑफ अकाउंटिंग प्रोवाइड करते हैं। देन सेकंड है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। देखो द वर्ड कंसेप्ट रेफर्स टू आइडिया और नोटेशन दैट हैव ग्लोबल एक्सेप्टेंसेस। मतलब कंसेप्ट की अगर बात करती है तो एक आइडिया और नोटेशंस की अपन बात करते हैं जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस को डिफाइन करते हैं। देन सेकंड है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर इंटरप्रेटेड बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है उसका इंटरप्रिटेशन जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, अकाउंटिंग के ऊपर। थर्ड बोला है कि फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो देखो कंसेप्ट एज अ बेसिक एजम्पशन एंड कंडीशन इन अकाउंटिंग एंड बोला है कि दे सर्व एज अ बेसिस फॉर फॉर्मुलेटिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, अब यहाँ पे क्या बोला है, डिफरेंस फ्रॉम फिजिकल साइंस। देखो अनलाइक फिजिकल साइंस अकाउंटिंग कंसेप्ट आर नॉट साइंटिफिकली प्रूवन। ओके, देन सेकंड है दे आर एस्टेब्लिश बाय बोर्ड कॉन्सेंस अमॉन्ग कंटिन्यू अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस दिया, देखो दे इंश्योर कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड लास्ट वन इज हेल्प इन स्टैंडर्डाइजिंग अकाउंटिंग मेथड अक्रॉस बिजनेसेस। ओके, मतलब अकाउंटिंग के कंसेप्ट की अगर बात करते तो मेनली अगर डिफाइन करते तो प्रिपेयर फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट, इसके लिए अपन अकाउंटिंग कंसेप्ट सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसके एमसीक्यूज अपन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, व्हाट डू अकाउंटिंग कंसेप्ट डिफाइन। लेखा संकल्पना काय ठरवतात। तो देखो ऑप्शन क्या है, बिजनेस एक्सपांशन स्ट्रेटेजी, सेकंड एजम्पशन फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थर्ड मार्केटिंग टेक्निक एंड फोर्थ गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसीज। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, एजम्पशन फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्थिक विवरण तयार करण्याच्या गृहीत करना। ओके, नेक्स्ट सेकंड, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ वर्ड कन्सेप्ट इन अकाउंटिंग। लेखा क्षेत्रात संकल्पना शब्दाचा काय अर्थ आहे। तो देखो ऑप्शन क्या है, फर्स्ट यूनिवर्सल आइडिया और नोटेशन, सेकंड अ स्ट्रिक्ट लॉ, थर्ड अ पर्सनल ओपिनियन एंड फोर्थ अ टेम्पररी रूल। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, अ यूनिवर्सल आइडिया और नोटेशन, एक सार्वत्रिक संकल्पना किंवा धारणा। नेक्स्ट थर्ड, हाउ आर फायनान्शियल ट्रांजैक्शन इंटरप्रिटेड, आर्थिक व्यवहार कशा प्रकारे समजले जातात। देखो ऑप्शन है यहाँ पे, बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन, सेकंड इन द लाइट ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट, सेकंड रैंडमली विदाउट एनी बेसिस एंड फोर्थ है एज पर चेंजिंग मार्केट ट्रेंड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, इन द लाइट ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट, लेखा संकल्पनांच्या आधारावर। नेक्स्ट फोर्थ, व्हॉट डू अकाउंटिंग कंसेप्ट प्रोवाइड टू द अकाउंटिंग प्रोसेस, लेखा प्रक्रियेस लेखा संकल्पना काय प्रदान करतात। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट इंटरनल लॉजिक एंड यूनिफाइंग स्ट्रक्चर, सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड कंफ्यूजन, थर्ड रैंडम डिसीजन मेकिंग रूल एंड फोर्थ मार्केटिंग गाइडलाइन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, इंटरनल लॉजिक एंड यूनिफाइंग स्ट्रक्चर, अंतर्गत तर्क आणि एक संघ रचना। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, हाउ आर अकाउंटिंग कंसेप्ट फॉर्म, लेखा संकल्पना कशा तयार होतात। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट थ्रू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, सेकंड बेस्ड ऑन बोर्ड कॉन्सेंस, थर्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड फोर्थ थ्रू रैंडम सिलेक्शन। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, बेस्ड ऑन बोर्ड कॉन्सेंस, व्यापक सहमतीच्या आधारावर।
नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो 2.3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोला है। तो अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देखते हैं। देखो डेफिनेशन एंड पर्पस ये अपन ने पढ़ चुके हैं। देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर डॉक्टराइन रिलेटेड टू अकाउंटिंग थेरीज एंड प्रोसीजर। उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे प्रिंसिपल्स। जो भी अकाउंटिंग थेरी एंड प्रोसीजर्स होते हैं वो होते हैं अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दे एक्सप्लेन करंट प्रैक्टिस एंड गाइड अकाउंट इन सिलेक्टिंग कन्वेंशन और मेथड्स व्हेन अल्टरनेटिव्स एग्जिट। और करंट प्रैक्टिस एंड गाइड ऑफ अकाउंटेंट सिलेक्ट करता है यहाँ पे मेथड्स एंड अल्टरनेटिव एग्जिट। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस दिया देखो, इंश्योर स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सेकंड है हेल्प इन मेंटेनिंग एक्यूरेसी रिलायबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन अकाउंटिंग। ये अपन ने कंसेप्ट में भी देखे थे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, इसेंशियल कंडीशन फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट है बेस्ड ऑन रियल एजम्पशन, दे मस्ट बी ग्राउंडेड इन रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल कंडीशन। मतलब यहाँ पे जो रियल वर्ल्ड कंडीशन है उसको डिफाइन करता है। सेकंड है सिंपल अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सप्लेनेटरी, प्रिंसिपल शुड बी इजी टू कंप्रेहेंड एंड अप्लाई। मतलब जो प्रिंसिपल्स होता है वो इजी होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए एंड एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। देन थर्ड है कंसिस्टेंसी, दे मस्ट बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली अक्रॉस डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स। बराबर है। अब यहाँ पे डिफरेंट अकाउंट्स में अपन वहाँ पे यूज करना चाहते हैं जो भी अपन ट्रांजैक्शन सेशन से यहाँ पे ले रहे हैं उसके हिसाब से। देन फोर्थ है प्रेडिक्टिव एबिलिटी, शुड हेल्प इन फोरकास्टिंग फाइनेंशियल ट्रेंड एंड डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे अपन कोई भी फोरकास्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड एंड डिसीजन मेकिंग को लेके। देन उसके बाद नेक्स्ट है इनफॉर्मल फॉर यूजर, मस्ट प्रोवाइड यूजफुल फाइनेंशियल इंसाइट्स टू द स्टेक होल्डर। जो भी स्टेक होल्डर्स है, यूजर्स है, उनके लिए एक इंफॉर्मेशनल साइट्स अपन यहाँ पे क्रिएट। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो इसके ऊपर से अपने को यहाँ पे क्या करना है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है एमसीक्यूज। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लेखा तत्वे म्हणजे काय। तो देखो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, अ सेट ऑफ डॉक्टराइन रिलेटेड टू अकाउंटिंग थेरीज एंड प्रोसीजर, सेकंड गवर्नमेंट टैक्स रूल, थर्ड रैंडम फाइनेंशियल गाइडलाइन एंड फोर्थ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, अ सेट ऑफ डॉक्टराइन रिलेटेड टू अकाउंटिंग थेरी एंड प्रोसीजर, लेखा सिद्धांत आणि कार्यपद्धतींशी संबंधित तत्वांचा संच। नेक्स्ट सेकंड, व्हाट इज वन ऑफ द की कंडिशन दैट अकॉर्डिंग प्रिंसिपल मस्ट सॅटिस्फाय, लेखा तत्वांनी कोणती मुख्य अट पूर्ण करावी। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, दे मस्ट बेस्ड ऑन रियल एजम्पशन, सेकंड दे शुड बी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, थर्ड दे मस्ट change frequently and fourth they should not provide any information to user। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, they must be based on real assumption, ती वास्तविक गृहीत कारांवर आधारित असावीत। नेक्स्ट थर्ड, why should accounting principle be simple and understandable, लेखा तत्वे साधी आणि समजण्यास सोपी का असावी। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, so that only account can be use of them, second to help user interpret financial information easily, third to make financial reporting difficult and fourth to create confusion in accounting practice। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, टू हेल्प यूजर इंटरप्रेट फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन इझिली, वापर करताना आर्थिक माहिती सहज समजावी म्हणून। ओके नेक्स्ट फोर्थ, हाऊ शुड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बी फॉलोड, लेखा तत्वे कशा प्रकारे पाळली पाहिजेत। तो देखो ऑप्शन है रैंडमली एज पर अकाउंटेंट चॉइस, सेकंड इनकंसिस्टेंटली चेंजिंग एवरी ईयर, थर्ड कंसिस्टेंटली टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड फोर्थ ओनली इन अ सर्टन केसेस। तो करेक्ट आंसर है आपके थर्ड, कंसिस्टेंटली टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, सातत्याने एक समानता राखण्यासाठी। नेक्स्ट फिफ्थ, Why should accounting principle reflect future prediction, लेखा तत्वे भविष्यातील अंदाज दाखवू शकण्यास सक्षम का असावीत। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, टू प्रोवाइड रिलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, थर्ड टू मैनिपुलेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थर्ड टू हाइड एक्चुअल बिजनेस परफॉर्मेंस एंड फोर्थ टू कंफ्यूज इन्वेस्टर एंड स्टेक होल्डर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, टू प्रोवाइड रिलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, निर्णय घेण्यासाठी उपयुक्त आर्थिक माहिती देण्यासाठी। ओके नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे 2.4 कंसेप्ट है अपना अकाउंटिंग कन्वेंशन।
तो देखो यहाँ पे अभी अकाउंटिंग कन्वेंशन के अपन की पॉइंट देखते हैं कि अकाउंटिंग कन्वेंशन के क्या डेफिनेशन है, क्या की पॉइंट्स है। तो देखो डेफिनेशन एंड ओरिजिन दिया है कि अकाउंटिंग कन्वेंशन इन्वॉल्व फ्रॉम प्रैक्टिसेस कॉमनली फॉलोड बाय ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड बोला है दे आर डिराइव्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म यूसेज रेदर देन फॉर्मल रेगुलेशन। ओके, सेकंड बोला है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। Unlike accounting principle, convention can be modified by accountancy bodies to enhance the quality of financial reporting. कौन चेंज कर सकता है? Accounting bodies. Then बोला है यहाँ पे second, they do not have universal application and may vary across organization and industries. और वो सेम नहीं है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है, वो वैरी करती है ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट थर्ड है interchangeability with the concept and principle. In accounting literature, the term accounting concept, principle and conventions are often interchangeable. Okay, all these terms collectively form the foundation of financial accounting theory and practice. ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस देखो क्या बोला है, ensure consistency and comparatively in financial statement, and second है it help organize and adapt to changing financial and regulatory environment. ओके, अब इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट, व्हाट आर अकाउंटिंग कन्वेंशन्स, लेखा संकल्पना म्हणजे काय। तो देखो ऑप्शन क्या है, रूल्स मेड बाय गवर्नमेंट फॉर टैक्सेशन, सेकंड प्रैक्टिस एडॉप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन ओवर टाइम, सेकंड फाइनेंशियल फ्रॉड प्रिवेंशन मेथड, एंड फोर्थ है अ टाइप ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, प्रॅक्टिस अडॉप्टेड बाय ऑर्गनायझेशन ओव्हर टाइम, कालांतराने संस्थांनी स्वीकारलेल्या पद्धती। नेक्स्ट सेकंड, हाउ आर अकाउंटिंग कन्वेंशन डेव्हलप, लेखा संकल्पना कशा विकसित होता। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड लीगल एन्फोर्समेंट, सेकंड बाय यूसेज एंड प्रैक्टिस ओवर टाइम, थर्ड by random decision of accountants, and fourth by government policies only. तो यहाँ पे आंसर है सेकंड, by usage and practice over time, कालांतराने वापर आणि सरावाद्वारे। नेक्स्ट थर्ड, कॅन अकाउंटिंग कन्व्हेन्शन बी चेंज, लेखा संकल्पना बदलल्या जाऊ शकतात का। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे नो, दे आर फिक्स परमानेंटली, सेकंड यस if needed to improve accounting information quality, second no, they are universal and cannot be modified, and fourth only by individual accountant। तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, yes if needed to improve accounting information quality, होय लेखा माहितीची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आवश्यक असल्यास। नेक्स्ट फोर्थ, डू अकाउंटिंग कन्व्हेन्शन्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, लेखा संकल्पनांचा सार्वत्रिक वापर असतो का। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे यस, दे आर द सेम इन ऑल कंट्रीज, सेकंड नो, दे आर बेस्ड ऑन यूसेज एंड प्रैक्टिस, थर्ड ओनली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, एंड फोर्थ ओनली इन गवर्नमेंट अकाउंटिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, नो, दे व्हेरी बेस्ड ऑन यूसेज एंड प्रैक्टिस, नाही त्या वापर आणि सरावानुसार बदलतात। नेक्स्ट फिफ्थ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिन्सिपल एंड कन्व्हेन्शन्स, लेखा संकल्पना तत्वे आणि रूढी यांचा परस्पर संबंध काय आहे। देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, दे आर यूज इंटरचेंजेबली टू डिफाइन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सेकंड दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, थर्ड ओनली अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर इम्पॉर्टेंट, एंड फोर्थ कन्वेंशन आर नॉट रिलेटेड टू कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल। तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, दे आर यूज इंटरचेंजेबली टू डिफाइन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, लेखा प्रणालीच्या पायावर परिभाषित करण्यासाठी त्याचा एक सारखा उपयोग केला जातो। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे मेन 2.5 कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन, यहाँ से अपना एक मेन कंसेप्ट चालू होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है की पॉइंट, और पॉइंट नंबर 1 दिया है एंटिटी कंसेप्ट। अब यहाँ से अपने जितने भी अपने कंसेप्ट देखे 10 to 12 कंसेप्ट जो है वो अभी यहाँ पे अपने को कवर करना है। उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, एंड एमसीक्यूज क्या है,
यहाँ से अपन अभी मेन जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक कर दो ताकि मुझे मोटिवेशंस मिल जाए कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू बनाते रहूं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला कंसेप्ट जो है वो अपना एंटिटी कंसेप्ट के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए डेफिनेशंस पहला कंसेप्ट है, तो क्या बोला है, एंटिटी कंसेप्ट स्टेट दैट बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंड फाइनेंशियल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। मतलब क्या होता है, एक सेपरेट एंड फाइनेंशियल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, मतलब इट इज अ सेपरेट एंटिटी है, मतलब एक सिंगल पर्सन के लिए अपन बोल सकते हैं, ठीक है। देन बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन बिजनेस बुक्स while owners personal transaction are recorded separate, okay। then second important and applications अगर देखते हैं यहाँ पे, तो देखो ensure that business finance remains independent of the owner personal finance, and second बोला है applied to all type of business structure, sole proprietorship, partnership and कॉर्पोरेशंस। और जो एंटिटी कंसेप्ट है वो कहाँ पे अप्लाई करते हैं अपन, बिजनेस स्ट्रक्चर लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशंस, ठीक है। अब ओनर्स रोल इन बिजनेस, अब ओनर्स का रोल क्या है बिजनेस में एंटिटी कंसेप्ट में, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, द बिजनेस ओन कैपिटल टू ओनर हु इज कंसिडर्ड एज अ इन्वेस्टर, ठीक है। देन सेकंड है द ओनर हैज अ क्लेम ऑन प्रॉफिट एंड इन केस ऑफ कॉर्पोरेशन a portion of profit become a current liability, that is dividend, okay। फोर्थ पॉइंट है अपना इम्पैक्ट ऑन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो देखो इफ एन ओनर विथड्रॉ मनी फॉर पर्सनल यूज इट इज नॉट रिकॉर्डेड एज अ बिजनेस एक्सपेंसेस। अगर ओनर पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉल करता है तो वो बिजनेस रिकॉर्डेड एक्सपेंसेस में नहीं जाता है। देन सेकंड है इंस्टेड इट इज ट्रीटेड एज अ ड्रॉइंग रिड्यूसिंग द ओनर कैपिटल, और वो ड्रॉइंग यूज होता है और वो ओनर के कैपिटल में से रिड्यूस होता है, ओके। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे एग्जांपल्स दिया एक, अगर इनिशियल फाइनेंशियल पोजीशन अगर देखते हैं तो देखो कैपिटल है अपने पास 7 लाख, मशीनरी है 5 लाख और कैश है 2 लाख, बराबर है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, आफ्टर 5000 विड्रॉल ऑफ पर्सनल मीन्स 5000, तो कैपिटल रिड्यूस कितना हुआ है 6,95,000, मतलब जो 7 लाख था वो कितना हो गया 6,95,000, और कैश बैलेंस जो था वो कितना था 2 लाख, तो उसमें से भी अपन रिड्यूस करेंगे तो 5 मतलब यहाँ पे 1,95,000। लेकिन जो मशीनरी है वो क्या रही है एज इट इज कांस्टेंट रही, बट असेट रिमेन अनचेंज लाइक दिस 5 लाख मशीनरी, ठीक है। मतलब जो पर्सनल यूज के लिए अपन यहाँ पे कंसेप्ट जो अमाउंट यूज कर रहे हैं या फिर जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो अपन कहाँ पे करते हैं, एंटिटी कंसेप्ट में, ओके। तो अब यहाँ पे इसके ऊपर के क्वेश्चंस देखते हैं अपन। तो देखो क्या क्वेश्चन है, व्हाट डज एंटिटी कंसेप्ट स्टेट, घटक संकल्पना काय सांगते। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट बिजनेस एंड ओनर्स आर सेम, सेकंड बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, सेकंड थर्ड है ओनर्स पर्सनल एक्सपेंसेस आर बिजनेस एक्सपेंसेस, एंड फोर्थ है बिजनेस प्रॉफिट बिलोंग्स एंटायर टू द गवर्नमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे सेकंड, बिझनेस इज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, व्यवसाय हा त्याच्या मालकापासून वेगळा घटक आहे। नेक्स्ट सेकंड, व्हाई इज द एंटिटी कंसेप्ट इंपॉर्टंट इन अकाउंटिंग, लेखा प्रणालीमध्ये घटक संकल्पना का महत्वाची आहे। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट टू मिक्स पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन, सेकंड टू मेंटेन क्लियर फाइनेंशियल रिकॉर्ड, थर्ड टू हेल्प ओनर विड्रॉ अनलिमिटेड मनी, एंड फोर्थ टू अवॉइड टैक्सेशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, टू मेंटेन क्लियर फाइनेंशियल रिकॉर्ड, स्पष्ट आर्थिक नोंदी ठेवण्यासाठी, ओके। नेक्स्ट थर्ड, हाउ आर द ओनर्स विड्रॉ ट्रीटेड इन अकाउंटिंग, लेखा प्रणालीमध्ये मालकाच्या काढलेल्या पैशांची गणना कशी केली जाते। देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट एज अ बिजनेस एक्सपेंस, थर्ड एज ओनर्स ड्रॉइंग डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, सेकंड एज अ प्रॉफिट फॉर बिजनेस, एंड फोर्थ है एज एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, एज ओनर्स ड्रॉइंग डिडक्टेड फ्रॉम कॅपिटल, मालकाच्या काढलेल्या पैशांप्रमाणे भांडवलातून वजा केले जाते। नेक्स्ट फोर्थ, अकॉर्डिंग टू द एंटिटी कंसेप्ट हाउ शुड अ बिजनेस ट्रांजैक्शन बी रेकॉर्डेड, घटक संकल्पनेनुसार व्यवसाय व्यवहार कसा नोंदवला पाहिजे। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट
सेपरेटली फ्रॉम द ओनर पर्सनल ट्रांजैक्शन, सेकंड है कंबाइन विद द ओनर ट्रांजैक्शन, थर्ड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट, एंड फोर्थ इग्नोरिंग बिजनेस लायबिलिटी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, सेपरेटली फ्रॉम द ओनर पर्सनल ट्रांजॅक्शन, मालकाच्या वैयक्तिक व्यवहारापासून स्वतंत्रपणे। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, व्हॉट हॅपन्स इफ एन ओनर विथड्रॉ मनी फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द बिझनेस अकाउंट, जर मालकाने व्यवसाय खात्यातून वैयक्तिक उपयोगासाठी पैसे काढले तर काय होते? देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट इट इज रिकॉर्डेड एज बिजनेस एक्सपेंसेस, सेकंड इट इज डिडक्टेड फ्रॉम ओनर्स कैपिटल, थर्ड इट इंक्रीज द बिजनेस रेवेन्यू, एंड फोर्थ इट डज नॉट अफेक्ट अकाउंटिंग रेवेन्यू। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द ओनर्स कैपिटल, तो मालकाच्या भांडवलातून वजा केला जातो। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे की पॉइंट फिर से चेंज है, की पॉइंट 2 हो गया मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अपन की पॉइंट देखेंगे प्लस उसके एमसीक्यूज। तो देखो डेफिनेशन बोला यहाँ पे, ओनली ट्रांजैक्शन मेजरेबल इन मनी आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। ठीक है, मतलब सिर्फ मनी अगर है तो वो मेजरेबल इन मनी सिर्फ रिकॉर्ड होते हैं मनी मेजरमेंट में। मनी सर्व एज अ कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड। मनी स्टैंडर्ड क्या है? कॉमन स्टैंडर्ड है मनी सर्व करना, वो है फाइनेंशियल रिकॉर्ड का। देन थर्ड, अभी देखो सेकंड दिया है एप्लीकेशंस, कहाँ यूज कर सकते हैं? देखो, इवेंट दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन मॉनिटरी, दैट इज एम्प्लॉय स्किल ब्रांड आर नॉट रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मनी रिलेटेड नहीं है। देन सेकंड है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन करेंसी ऑफ रूलिंग कंट्रीज, दैट इज INR, इंडिया, USD, लाइक इन US। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करते तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ बिजनेसमैन सेल गुड वर्थ ₹50 लाख इन इंडिया एंड 1 लाख यूरो इन USA, इफ 1 euro इक्वल्स टू 71, मीन्स टोटल सेल कैलकुलेट अगर करते हैं तो 50 लाख प्लस 1 लाख इंटू 71 मतलब कितना हो गया? 121 लाख। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला देखो, दिस इंश्योर ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ सिंगल यूनिफॉर्म करेंसी फॉर द कंसिस्टेंसी। अब इसके लिमिटेशंस दिए देखो, purchasing power of money is ignored, meaning inflation or changes value are not adjusted, inflation यहाँ पे adjust नहीं होता। Then second, intangible factor, that is employee expertise, brand value are not accounted for even they are significantly impact the business, भले ही वो impact करता होगा business पे लेकिन वो वहाँ पे record नहीं करते। okay? अब देखो उसके ऊपर के क्वेश्चन है अपने पास MCQs, तो क्या बोला है देखो, व्हॉट डज मनी मेजरमेंट कन्सेप्ट स्टेट, पैसा मोजणाऱ्या संकल्पनेनुसार काय सांगितले जाते? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट ऑल ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड वेदर मेजरेबल इन अ मनी और नॉट, सेकंड ओनली ट्रांजैक्शन मेजरेबल इन मनी आर रिकॉर्डेड, थर्ड बिजनेस शुड यूज मल्टीपल करेंसी फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, एंड फोर्थ एम्प्लॉय स्किल शुड बी रिकॉर्डेड एज अ बिजनेस असेट। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, ओनली ट्रांजैक्शन मेजरेबल इन अ मनी आर रिकॉर्डेड, मीन्स फक्त पैसे मोजता येणारे व्यवहार नोंदवले जातात। नेक्स्ट सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड अंडर द मनी मेजरमेंट कन्सेप्ट, खालील पैकी कोणता व्यवहार पैसे मोजण्याच्या संकल्पनेत नोंदवला जात नाही? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट सेल ऑफ गुड वर्थ ₹1 लाख, purchase of money worth ₹50,000, employee efficiency improvement, and for rent payment of 10,000। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, एम्प्लॉई इफिशियंसी इंप्रूवमेंट, कर्मचारी कार्यक्षमता सुधारना। ओके, नेक्स्ट थर्ड, व्हॉट इज द प्रायमरी लिमिटेशंस ऑफ मनी मेजरमेंट कन्सेप्ट, पैसे मोजण्याच्या संकल्पनेची मुख्य मर्यादा काय आहे? देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट it does not consider non-monetary factor, second it record all business transaction, then उसके बाद it allows multiple currency for recording, and fourth it consider inflation adjustment। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे फर्स्ट है, it does not consider money factor, नॉन मॉनिटरी फॅक्टर्स, वे बगैर आर्थिक घटकांचा विचार करत नाही। नेक्स्ट फोर्थ, हाउ आर फॉरेन
currency transaction are recorded under the money measurement concept. पैसे मोजण्याच्या संकल्पनेनुसार विदेशी चलनातील व्यवहार कसे नोंदवले जातात? देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, they are recorded in their respective currency. Second, they are converted into the home country currency. Third, they are ignored in the financial record. And fourth, they are recorded in new account separately. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकंड है, they are converted into home country currency. ते घरच्या देशाच्या चलनात रूपांतरित केले जातात. नेक्स्ट फिफ्थ, if businessman sell good worth rupees 50 lakh in India, 1 lakh in the euro in USA, assume 1 euro equals to 17 rupees, what will be the total sale in the Indian currency? ठीक है, देखो जर एका व्यवसायिकाने भारतात 50 लाख किमतीच्या वस्तू विकल्या आणि अमेरिकेत 1 लाख युरो, समजा 1 युरो इक्वल्स टू 71, तर त्याची एकूण विक्री भारतीय चलनात किती असेल? तो इसका आंसर है 121 लाख, 121 लाख. नेक्स्ट सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द मनी मेजरमेंट कन्सेप्ट? खालील पैकी कोणते विधान पैसे मोजण्याच्या संकल्पनेसाठी योग्य आहे? देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, इट कंसिडर ऑल फैक्टर अफेक्टिंग अ बिजनेस. सेकंड, it record only measurable monetary transaction. Third, it does not account for financial transaction. And fourth, it allows recording for employee skill as asset. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, इट रेकॉर्ड ओनली मेजरेबल मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन. हे फक्त मोजता येणारे आर्थिक व्यवहार नोंदवते. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे की पॉइंट थर्ड है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट. ठीक है, मतलब 2 पॉइंट्स अपन ने पढ़ चुके हैं, ये अपना थर्ड पॉइंट है. ऐसे 12 पॉइंट्स अपने को यहाँ पे कवर करना है. ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू ऐसी वीडियोस आपको डायरेक्टली मिलते रहे. तो देखो अपन सबसे पहले डेफिनेशन कंसेप्ट कवर करते हैं कि पीरियोडिसिटी कंसेप्ट मतलब क्या. देखो, द बिजनेस इज एज्यूम दैट हैव इनडेफिनाइट लाइफ, मीन्स एज पर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. ओके, बट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मस्ट बी मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल. ठीक है, इनडिफिनाइट लाइफ रहती है, कोई वहाँ पे लिमिटेशंस नहीं है. तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ फिक्स टाइम फ्रेम यूजुअली 1 ईयर इज चूजन टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और 1 साल अपन जनरली चूजते हैं जो फाइनेंशियल प्रिपेयर स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए. ठीक है, अब एप्लीकेशंस की अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पे business do not wait until the end of their existence to measure performance. And second बोला है the accounting period is typically 1 year, often from 1st April to March 31st financial year in India. ये सभी को पता है. Then some businesses may follow 6 month, 9 month, 15 month period depending on regulation and business needs. Okay, एग्जाम्पल्स अगर देखते हैं तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, a textile mill operating 100 years cannot wait until the end of life to access the profit or loss. ठीक है, then second, instead financial report are prepared every year to track progress and make decision. then importance की अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पे facilitate comparison of financial performance across different periods. second, ensure uniform and consistent accounting practice for accurate result. And third, make the accrual concept meaning as a revenue and expenses must be matched with the defined period. ठीक है, accrual accounting का आज अपन ने वीडियोस बनाए हैं PNB-SO के लिए, वो भी आप एक बार देख लीजिए ताकि इसके रिलेटेड और भी जो कंसेप्ट है वो और क्लियर हो जाए. आप PNB-SO जो क्रेडिट ऑफिसर की प्लेलिस्ट है वो भी देख सकते हैं अकाउंटिंग के लिए. ठीक है, उनके भी क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द थोड़े बहुत सेम आएंगे, तो वो भी क्वेश्चंस आप अगर पढ़ेंगे तो बहुत बेटर रहेगा आपके कंसेप्ट्स के लिए. ठीक है, नेक्स्ट अब देखो इसके पीरियोडिसिटी कंसेप्ट के एमसीक्यूज पढ़ते हैं अपन. तो देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अनदर नेम फॉर द पीरियोडिसिटी कंसेप्ट? आवधिकता संकल्पनेला आणखी कोणते नाव आहे? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. सेकंड, डेफिनाइट अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. थर्ड, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. एंड फोर्थ, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. करेक्ट आंसर है सेकंड, डेफिनाइट अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ठराविक लेखा कालावधी संकल्पना.
नेक्स्ट सेकंड है व्हाई इज द पीरियोडिसिटी कंसेप्ट नेसेसरी, आवधिकता संकल्पना का आवश्यक है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट टू मेजर बिजनेस परफॉर्मेंस पीरियोडिकली, सेकंड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, third to ignore revenue and expenses, and fourth to measure financial position only at end of business time। करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट टू मेजर बिझनेस परफॉर्मन्स पिरियॉडिकली, व्यवसायाचे कार्यक्षमता वेळोवेळी मोजण्यासाठी। नेक्स्ट थर्ड व्हॉट इज द मोस्ट कॉमन टाइम पिरियड कन्सिडर्ड फॉर अकाउंटिंग, लेखाशास्त्रासाठी सर्वसामान्यपणे कोणता कालावधी घेतला जातो। तो ऑप्शन देखो 3 मंथ्स, 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर है 1 ईयर मीन्स 1 वर्ष। नेक्स्ट फोर्थ इन इंडिया व्हॉट इज द यूजुअल अकाउंटिंग पीरियड फॉलोड, भारतात सर्वसामान्यतः कोणता लेखा कालावधी अनुसरला जातो। देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट जनवरी टू 31 डिसेंबर, second 1st April to 31st March, third 1st July to 30 June, and fourth 1st October to 30 September। करेक्ट आंसर है आपके सेकंड 1st April to 31st March, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ओके नेक्स्ट फिफ्थ व्हाट डज द पीरियोडिसिटी कंसेप्ट हेल्प इन, आवधिकता संकल्पना कोणत्या बाबतीत मदत करते। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट कंपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट पीरियड, second recording transaction only once, third eliminating all accruals, and fourth extending the accounting period indefinitely। correct answer है यहाँ पे फर्स्ट कंपेयरिंग फायनान्शियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरंट पिरियड, वेगवेगळ्या कालावधीच्या वित्तीय विवरणांची तुलना कर। नेक्स्ट सिक्स्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, खालीलपैकी कोणते विधान आवधिकता संकल्पनेबाबत खरे आहे। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड ओनली एट एंड ऑफ द बिजनेस, सेकंड द अकाउंटिंग पीरियड कैन बी 6 मंथ, 9 मंथ, 15 मंथ, थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट बी कंपेयर्ड अक्रॉस पीरियड, एंड फोर्थ है द कंसेप्ट डज नॉट सपोर्ट एक्यूरल अकाउंटिंग। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड द अकाउंटिंग पीरियड कैन बी 6 मंथ, 9 मंथ और 15 मंथ, लेखा कालावधी 6 महिने, 9 महिने किंवा 15 महिने असू शकतो। नेक्स्ट सेवंथ विच ऑफ द फॉलोइंग डज द पीरियोडिसिटी कंसेप्ट फैसिलिटेट, आवधिकता संकल्पना कोणत्या बाबतीत मदत करते। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट मैचिंग पीरियोडिक रेवेन्यू विथ एक्सपेंसेस, सेकंड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन ओनली एट बिजनेस क्लोजर, third ignoring the need for financial statement, and fourth using multiple accounting period randomly। करेक्ट आंसर यहाँ पे फर्स्ट है मॅचिंग पिरियॉडिक रेव्हेन्यू विथ एक्सपेंसेस, काळानुसार महसूल आणि खर्च जुड़वणे। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे की पॉइंट 4 आ गया एक्यूरल कंसेप्ट का। ठीक है अब एक्यूरल कंसेप्ट के ऊपर अपन कुछ की कंसेप्ट, उसकी एप्लीकेशंस, लिमिटेशंस, डेफिनेशंस ही अपन कवर करेंगे एंड उसके एमसीक्यूज। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो है वो अपना डेफिनेशन का कंसेप्ट है। देखो क्या बोला है द एक्यूरल कंसेप्ट स्टेट दैट ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे ऑकर, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। ठीक है इट एंश्योर दैट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड दे रिलेट टू, प्रोवाइडिंग मोर एक्यूरेट फाइनेंशियल पिक्चर। तो देखो एप्लीकेशंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज होता है। देखो रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन अर्न even if cash yet to be received, second recognize expenses when incurred even the payment yet to be made, and third help in tracking future cash inflow and future cash outflow means receivable and payables। okay एग्जाम्पल्स की अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का है। देखो अ बिजनेस सेल वर्थ ₹60,000, कस्टमर पे 50,000 इन कैश एंड प्रॉमिस टू पे 10,000 लेटर। तो रेवेन्यू कितना है अपना 60,000 का, नॉट जस्ट 50,000 कैश रिसीव्ड। ठीक है नेक्स्ट एक्सपेंसेस अगर रिकॉग्नाइजेशन देखते हैं तो बिजनेस बाय मर्चेंडाइज वर्थ ₹50,000 बट पे ओनली 20,000 अप फ्रंट। तो एक्सपेंसेस अगर देखते हैं तो कितना है टोटल 50,000 नॉट जस्ट 20 कैश पे। ओके तो ऐसे है अपने। तो देखो यहाँ पे अभी नेक्स्ट जो दिया है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द एक्यूरल कंसेप्ट। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है
when cash is received before revenue is booked, recorded as a liability, that is advance received. Then second बोला है when cash is received after revenue is booked, recorded as asset, means trade receivable. Then third है when cash is paid before expenses is booked, recorded as asset, prepaid expenses or trade advance. And fourth है when cash is paid after expenses is booked, recorded as liability, trade payable and outstanding liabilities. Okay, अब उसके क्वेश्चंस देखते हैं अपन. तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द एकरल कंसेप्ट व्हेन शुड रेवेन्यू बी रिकॉर्डेड. उद्योग लेखांकन संकल्पनेनुसार उत्पन्न केव्हा नोंदवले जाते. तो देखो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट व्हेन कॅश इज रिसीव्ड, सेकंड व्हेन अ ट्रांजैक्शन ऑक्योर रिगार्डलेस ऑफ कैश रिसीव्ड, देन थर्ड है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एंड फोर्थ व्हेन बिजनेस ओनर डिसाइड. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, व्हेन द ट्रांजैक्शन ऑक्योर रिगार्डलेस ऑफ कॅश रिसीव्ड, व्यवहार झाल्यावर रोख मिळाला किंवा नाही याची पर्वा न करता. ओके, नेक्स्ट सेकंड, द ॲकरल कन्सेप्ट इन्श्योर दॅट, उद्योग लेखांकन संकल्पना याची खात्री करते की. देखो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, सेकंड ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे ऑकर, not when cash is exchanged, third only expense are recorded when paid, and fourth revenue is recognized only when cash is when received a cash. तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड when they occur, not when cash is exchanged, व्यवहार झाल्यावर नोंदवले जातात, रोख व्यवहार झाल्यावर नाही. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड. अब देखो यहाँ पे बोला है कि इफ मिस्टर एक्स सोल्ड वर्थ ₹50,000, कस्टमर पे 40,000 इन कैश एंड प्रॉमिस टू पे 10,000 लेटर, एज पर द एक्रल कंसेप्ट व्हाट इज मिस्टर एक्स रेवेन्यू. तो देखो श्री एक्स ने 50,000च्या वस्तू विकल्या, ग्राहकांनी 40,000 रोख दिले आणि 10,000 नंतर देण्याचे आश्वासन दिले. उद्योग लेखांकन संकल्पनेनुसार श्री एक्स चे उत्पन्न किती आहे. तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 40,000, 50,000, 10,000, 0. आंसर है यहाँ पे सेकंड 50,000, 50,000. नेक्स्ट फोर्थ, if a business pay rent in advance for next 3 months, how will it be treated under the accrual concept. जर एखादा व्यवसाय पुढील 3 महिन्यासाठी भाडे आगाऊ भरतो तर उद्योग लेखांकन संकल्पनेनुसार त्याची वर्गीकरण कसे होईल. तो देखो ऑप्शन है इट विल रिकॉर्डेड एज अ एक्सपेंसेस इमीडिएटली, सेकंड इट विल बी रिकॉर्डेड एज एन असेट, थर्ड इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट, एंड फोर्थ इट विल बी रिकॉर्डेड एज अ इनकम. तो करेक्ट आंसर है सेकंड, इट विल बी रिकॉर्डेड एज एन असेट, मीन्स प्रिपेड एक्सपेंसेस. तो मालमत्ता आगाऊ खर्च म्हणून नोंदवला जाईल. नेक्स्ट फिफ्थ, what happens when revenue is recognized but cash is yet to receive. उत्पन्न ओळखले गेले आहे पण रोख अद्याप प्राप्त झालेला नाही, तेव्हा काय होते. देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट लायबिलिटी क्रिएटेड, सेकंड एन असेट कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल इज क्रिएटेड, थर्ड इट इज इग्नोर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड फोर्थ इट इज नॉट रिकॉर्डेड, ओनली कैश इज रिसीव्ड. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, एन असेट कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल इज क्रिएटेड, मालमत्ता म्हणून व्यापार दे के मीन्स ट्रेड रिसीवेबल्स तैयार होते. नेक्स्ट सिक्स्थ, इफ अ कंपनी परचेस अ मशीन फॉर ₹1 lakh and expect it to last for 10 years, how should it treat expense annually under the accrual concept. जर एका कंपनीने 1 लाखला मशीन खरेदी केली आणि ती 10 वर्ष चालवण्यासाठी अपेक्षा आहे, तर उद्योग लेखांकन संकल्पनेनुसार दरवर्षी हा खर्च कसा नोंदवला जाईल. तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, द एंटायर 1 lakh शुड बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंसेस इमीडिएटली, सेकंड 10,000 शुड बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंसेस ईच ईयर, एंड थर्ड द एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड नॉट रिकॉर्डेड, एंड फोर्थ 50,000 शुड बी रिकॉर्डेड ईच ईयर. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, the 10,000 should be recorded as an expense each year. दरवर्षी 10,000 खर्च म्हणून नोंदवले जाईल. नेक्स्ट सेवंथ,
व्हॉट इज द की डिफरन्स बिटवीन ॲक्युरल बेसिस अँड कॅश? उद्योग लेखांकन आणि रोख लेखांकन यामधील मुख्य फरक काय आहे? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, कैश बेसिस रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, while accrual basis record them when occur. Second है accrual basis only record cash transaction. Third, both methods are identical. And fourth है a cash basis provide more accurate picture of business performance. So correct answer है यहाँ पे first, cash basis record transaction when cash is received or paid, while accrual basis record them when they occur. रोख लेखांकन रोख प्राप्त किंवा दिल्यावर नोंद करतो, तर उद्योग लेखांकन व्यवहार झाल्यावर नोंद करतो. ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे फिफ्थ है अपना मैचिंग कंसेप्ट. ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी है. क्या बोला है? द मैचिंग कंसेप्ट इंश्योर दैट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन सेम पीरियड एज द रेवेन्यू दे हेल्प जनरेट. इट इज क्लोजली टाइड टू एक्युरल कंसेप्ट as it considered expenses and revenue when they occur, not when cash is received or paid. As the same as accrual concept का ही concept है matching concept. ठीक है, तो यहाँ पे देखो revenue and expenses recognition का concept दिया है. Expenses should be recognized in same period as the revenue they contribute. Okay, and second बोला है this lead to adjustment for prepaid expenses, accrued income etc. Then second बोला है type of expenses. देखो some expenses like selling expenses are directly linked to the revenue, and some like rent and salary are recorded on based on time, that is periodicity concept. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो देखो मिस्टर पी के बिजनेस सेल 8000 गारमेंट. ठीक है, एट 100 ईच जनरेटिंग 12 लाख रेवेन्यू. एक्सपेंसेस अगर देखते हैं तो देखो कॉस्ट 8000 गारमेंट की अगर देखते हैं 100 के हिसाब से तो 8 लाख हो गई. शॉप का रेंट अगर 8 कितना है सपोज 36,000. ठीक है, मतलब 3000 है तो 36,000 ये एक्सपेंसेस हो गया. तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो 12 लाख जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेशन है, माइनस 8,36,000 करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेशन कितना हो गया 3,64,000 उसका क्या हो गया यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेशन हो गया. ओके, तो देखिए इसके ऊपर अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो देखो क्या फर्स्ट है, व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ मॅचिंग कन्सेप्ट? साम्य संकल्पनेचा मुख्य सिद्धांत काय आहे? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन पेड. सेकंड, all expenses must watch with the revenue of the same period. Third, revenue should be recognized only when cash is received. And fourth है expenses should not be linked to the revenue. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, all expenses must watch with the revenue of the same period. सर्व खर्च त्या कालावधीतील महसुलाची जुळवले पाहिजे. नेक्स्ट सेकंड, which accounting concept is the basis of matching concept? कोणती लेखा संकल्पना साम्य संकल्पनेचा पाया आहे? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे कैश कंसेप्ट, एक्युरल कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, एक्युरल कंसेप्ट, ऊपर जना संकल्पना. नेक्स्ट थर्ड, अकॉर्डिंग टू द मैचिंग कंसेप्ट व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म्युला फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट? साम्य संकल्पनेनुसार नफा मोजण्यासाठी योग्य सूत्र कोणते आहे? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कैश एक्सपेंसेस. सेकंड, प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस. थर्ड, प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री. एंड फोर्थ, प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस लायबिलिटी. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस. नफा इक्वल्स टू एकूण महसूल माइनस एकूण खर्च. नेक्स्ट फोर्थ, विच एक्सपेन्सेस आर मॅच डायरेक्टली विथ रेव्हेन्यू? कोणते खर्च थेट महसुलाशी जुळवले जातात? तो देखो ऑप्शन है रेंट एंड सैलरीज, सेलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ऑल ऑफ द अबव. तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, सेलिंग एक्सपेंसेस, विक्री खर्च. नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे 6 पॉइंट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक कर दो ताकि मुझे मोटिवेशंस मिल जाए कि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं. और आप सब्सक्राइब कर दो ताकि नोटिफिकेशंस तो आपको सभी वीडियोस डायरेक्टली मिल जाए, क्योंकि 50 to 55
वीडियोस अपन यहाँ पे क्रिएट करेंगे सिर्फ अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड ऑडिटिंग के ऊपर, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट 6 जो कंसेप्ट है अपना गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। तो देखो क्या बोला यहाँ पे, द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एज्यूम दैट अ बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर foreseeable futures, has no intention or need to shut down. These assumptions affect the valuation of asset and liability in financial statement. तो देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन की अगर बात करते हैं, देखो assume the business will continue its operation, okay, then if liquidation or significant downsizing is planned, financial statement must be prepared on different basis and disclosed accordingly. एंड सेकंड है एसेट वैल्यूएशन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो देखो एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर परचेस कॉस्ट rather than लिक्विडेशन वैल्यू। सेकंड पॉइंट है इफ द बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू, एसेट्स आर डेप्रिसिएटेड ओवर टाइम इंस्टेड ऑफ बीइंग वैल्यूड एट रीसेल प्राइस, ओके। तो देखो एग्जांपल दिया है, मिस्टर एक्स बिजनेस है, उसने मिस्टर एक्स ने इन्वेस्ट किया 7 लाख इन हिज बिजनेस, ठीक है। अब परचेस किया मशीन 5 लाख की एंड ही इनकर 70,000 इन ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ठीक है। अब फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ मिस्टर बी की देखते हैं, तो असेट जो है उसने बस हिस्टोरिकल कॉस्ट 5,70,000 और कैश रिमेनिंग था 1,60,000। तो लाइबिलिटी अगर देखते हैं तो यहाँ पे लाइबिलिटी कितनी है मिस्टर एक्स की, 7 लाख जो उसने इन्वेस्ट की थी, ओके। तो देखिए अभी यहाँ पे उसके कंसेप्ट के हिसाब से अपन यहाँ पे क्या करते हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखो क्या बोला है, व्हाट इज द मेन एजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, सतत चालू उपक्रम संकल्पनेचा मुख्य गृहीतार्थ काय आहे। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द फॉरसिबल फ्यूचर, सेकंड द बिजनेस विल बी क्लोज्ड सून, थर्ड ऑल असेट्स शुड बी सोल्ड इमीडिएटली, एंड फोर्थ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉर टैक्स पर्पज ओनली। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, द बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द फॉरसिबल फ्यूचर, व्यवसाय भविष्यातही सुरू राहील, ओके। नेक्स्ट सेकंड, इफ अ कंपनी डज नॉट फॉलो द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, हाउ शुड फायनान्शियल स्टेटमेंट बी प्रिपेयर्ड, जर एखादी कंपनी सतत चालू उपक्रम संकल्पना न पाळल्यास वित्तीय विवरणे कशी तयार करावी। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट ऑन अ लिक्विडेशन बेसिस, थर्ड ऑन एन एक्यूरल बेसिस, थर्ड ऑन अ पीरियडिक बेसिस एंड फोर्थ ऑन कैश बेसिस। तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट ऑन लिक्विडेशन बेसिस, विसर्जन आधारावर। नेक्स्ट थर्ड, विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द वैल्यूएशन ऑफ असेट अंडर द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, सतत चालू उपक्रम संकल्पनेसाठी मालमत्तेच्या मूल्यांकनावर कोणता घटक प्रभाव टाकतो। तो देखो ऑप्शन यहाँ पे, मार्केट प्राइस, हिस्टोरिकल डेटा, फ्यूचर सेलिंग प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, हिस्टोरिकल डेटा, ऐतिहासिक किंमत। नेक्स्ट फोर्थ, इफ अ बिजनेस फॉलो द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, व्हाट इज एज्यूम अबाउट इट्स ऑपरेशन, जर एखादा व्यवसाय सतत चालू उपक्रम संकल्पना पाळत असेल तर त्याच्या कार्यपद्धतीबद्दल काय गृहीत धरले जाते। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट इट विल ऑपरेट इंडेफिनेटली, सेकंड इट विल शट डाउन सून, थर्ड इट विल सेल ऑल इट असेट एंड फोर्थ इट विल नॉट जनरेट एनी रेवेन्यू। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, इट विल ऑपरेट इंडेफिनेटली, तो अनिश्चित काळ चालू राहील। नेक्स्ट फिफ्थ, व्हॉट विल हॅपन्स इफ कंपनी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, जर एखादी कंपनी सतत चालू उपक्रम नसली तर काय होईल। देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट असेट विल बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, सेकंड बिजनेस विल कंटिन्यू एज यूजुअल, थर्ड देर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फोर्थ कंपनी विल रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, असेट विल बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, मालमत्ता बाजार भावाने मोजली जाईल। नेक्स्ट सिक्स्थ, व्हाई डू अकाउंटंट्स यूजुअली फॉलो हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉर वैल्यूएशन ऑफ असेट, लेखापाल मालमत्तेच्या मूल्यांकनासाठी सहसा ऐतिहासिक किंमत का पाळतात। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट बिकॉज बिजनेसेस आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू, सेकंड बिकॉज फ्यूचर प्राइस आर अनसर्टन, third business it help in tax calculation and fourth because it is required by law। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, बिकॉज बिजनेस आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू।
कारण व्यवसाय चालू राहण्याची अपेक्षा. नेक्स्ट 7, विच कन्सेप्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू द गोइंग कन्सर्न कन्सेप्ट. सतत चालू उपक्रम संकल्पनेस जवळची कोणती संकल्पना आहे? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट एक्करल कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट एंड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट एक्करल कंसेप्ट, उपर्जना संकल्पना. नेक्स्ट 7 पॉइंट है अपना कॉस्ट कंसेप्ट के ऊपर. देखो द कॉस्ट कंसेप्ट स्टेट दैट assets should be recorded at their historical cost, that is price paid at the time of acquisition. This method ensure objectively and avoid subjectively in valuations. मतलब किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं अपन इसके एंट्रीज, तो इसके लिए उसको बोलते हैं अपन कॉस्ट कंसेप्ट. तो देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस क्या है? assets are recorded at their original purchase cost. एंड सेकंड बोला एग्जांपल देखो, if machinery is purchased for rupees 5 lakh, it remain recorded 5 lakh regardless of the market fluctuation. अब ऑब्जेक्टिविटी एंड रिलायबिलिटी की अगर बात करते हैं तो देखो कॉस्ट कंसेप्ट प्रिवेंट बायसेस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. एंड सेकंड बोला इट अवॉइड हाइपोथेटिकल एंड एस्टिमेटेड वैल्यू. नेक्स्ट चैलेंजेस अगर देखते हैं तो देखो कॉस्ट कंसेप्ट में इन्फ्लेशन इंपैक्ट आता है, कंपैरेटिवली इशू होते हैं, नॉन मॉनेटरी असेट इग्नोर्ड आता है. तो देखो एग्जांपल इंपैक्ट, इन्फ्लेशन इंपैक्ट देखते हैं तो असेट वैल्यू डू नॉट रिफ्लेक्ट मार्केट चेंज. देखो अ लैंड बॉट 2000 in 1995 may now worth rupees 1 lakh but it is remain recorded as 2000. कंपैरेटिवली इशू अगर देखते हैं तो देखो two business using different historical cost for similar machine might showing misleading profitability ratio. Then third है monetary asset ignored. Human capital and intangible asset, that is brand value or good, are not recorded through they are valuable. Okay, तो इसके ऊपर के क्वेश्चन देखते हैं अपन. देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट डज द कॉस्ट कंसेप्ट स्टेट? खर्च संकल्पना काय सांगते? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट असेट शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट. सेकंड है असेट शुड बी रिकॉर्डेड एट मार्केट वैल्यू. थर्ड asset should be recorded at realizable value. एंड फोर्थ है asset should be recorded as present value. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट asset should be recorded at their historical cost. मालमत्ता त्यांच्या ऐतिहासिक किमतीवर नोंदवावी. ओके. नेक्स्ट सेकंड, व्हाय डू अकाउंटंट प्रेफर द कॉस्ट कंसेप्ट? लेखापाल खर्च संकल्पना का पसंद करता? देखो ऑप्शन है यहाँ पे इट यूजुअली सब्जेक्टिव. Then second है it is free from base and highly objective. Third, it provide future value of asset. And third, it is always reflect the current market value. Correct answer है यहाँ पे second. It is free from bias and highly objective. ही पक्षपात मुक्त आणि अतिशय वस्तुनिष्ठ आहे. Next third, if a machinery was purchased for rupees 5 lakh, at what value should be recorded as per the cost concept? जर एक मशीन 5 लाखला खरेदी केली गेली असेल तर ती खर्च संकल्पनेनुसार कोणत्या मूल्याने नोंदवावी? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 5 लाख, मार्केट वैल्यू ऑफ द रिपोर्टिंग डेट, सेकंड डेप्रिसिएटेड वैल्यू एंड फोर्थ 7 लाख इफ प्राइस हैज चेंज. तो करेक्ट आंसर है सिर्फ 5 लाख. नेक्स्ट फोर्थ, व्हाट इज द मेजर लिमिटेशन ऑफ द कॉस्ट कंसेप्ट? खर्च संकल्पनेचे एक मुख्य मर्यादित वैशिष्ट्य कोणते आहे? देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट इट इग्नोर इन्फ्लेशन. सेकंड इट ऑलवेज रिफ्लेक्ट द करंट वैल्यू. थर्ड इट कंसिडर्ड ओनली फ्यूचर कैश फ्लो. एंड फोर्थ इट इंक्लूड ह्यूमन असेट. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट इट इग्नोर इन्फ्लेशन. ही महागाईकडे दुर्लक्ष करते. नेक्स्ट फिफ्थ, what happens if an asset price increase over time according to the cost concept? खर्च संकल्पनेनुसार जर मालमत्तेची किंमत कालांतराने वाढली तर काय होईल? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट द असेट रिमेन रिकॉर्डेड एज इट्स ओरिजिनल कॉस्ट. सेकंड द असेट इज अपडेटेड टू द न्यू मार्केट प्राइस. थर्ड द असेट इज रिकॉर्डेड एट रिसेल वैल्यू. एंड फोर्थ द असेट वैल्यू इज रिड्यूस्ड. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट असेट रिमेन रेकॉर्डेड ॲट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट. मालमत्ता मूळ किमतीवर नोंदवली जाते. नेक्स्ट 6, व्हॉट प्रॉब्लेम अराइज इन हिस्टोरिकल कॉस्ट बॅन अकाउंट, कॉस्ट बेस्ड अकाउंट? ऐतिहासिक खर्चावर आधारित हिशोबांमध्ये कोणती समस्या उद्भवते? देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट
comparability is lost. Second, cost is updated with inflation. Third, it provide exact future value. And fourth, it include all tangible asset. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, comparability is lost, तुलनात्मकता हरवते. ओके, नेक्स्ट 7, what is an example of asset that cost concept failed to record? खर्च संकल्पना कोणत्या प्रकारच्या मालमत्तेची नोंद करू शकत नाही. तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, लैंड, मशीनरी, ह्यूमन रिसोर्स, बिल्डिंग. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स, मानवी संसाधने. नेक्स्ट 8, why is the cost concept not suitable in inflationary condition? महागाईच्या परिस्थितीत खर्च संकल्पना का उपयुक्त नाही. तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, it does not consider the rising cost of asset. Second, it overestimate the value of asset. Third, it update asset value frequently. And fourth है, it include human resource as asset. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, it does not consider the rising cost of asset. ही मालमत्तेच्या वाढत्या खर्चाचा विचार करत नाही. नेक्स्ट 9, what does the cost concept primary focus? खर्च संकल्पना प्रामुख्याने कोणत्या गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करते. तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे मार्केट वैल्यू, एक्वाजिशन कॉस्ट, डेप्रिसिएशन रेट, फ्यूचर एक्सपेक्टेड वैल्यू. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, एक्वाजिशन कॉस्ट मीन्स खरेदी खर्च. नेक्स्ट 10th, विच कंसेप्ट कॉन्ट्राडिक्ट द कॉस्ट कंसेप्शन इन फायनान्शियल अकाउंटिंग? कोणती संकल्पना वित्तीय लेखांकनात खर्च संकल्पनेच्या विरोधात जाते. तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, एक्यूरल कंसेप्ट एंड रियलाइजेशन कंसेप्ट. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, संरक्षण संकल्पना. नेक्स्ट अब देखो की पॉइंट्स, 8 पॉइंट अपन कवर कर रहे हैं. रियलाइजेशन कंसेप्ट, ठीक है, 8 पॉइंट है अपना कंसेप्ट का, रियलाइजेशन कंसेप्ट. तो देखो क्या है अपने पास, देखो रियलाइजेशन कंसेप्ट स्टेट दैट ओनली रियलाइज गेन और लॉसेस should be recorded in the book of account until a transaction is completed, means gain or loss is realized, no changes in the value of assets are recorded. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता है, ओनली रियलाइज गेन और लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड, मतलब इनडायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस. ठीक है, तो देखो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रेवेन्यू एंड गेन्स की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन अर्न, नॉट व्हेन एक्सपेक्टेड. ठीक है, तो यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है, इफ एन असेट मार्केट वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख टू 15 लाख, द इंक्रीज इज नॉट रिकॉर्डेड अनलेस द असेट इज सोल्ड. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कंजर्वेटिव अप्रोच बोला है. देखो अकाउंट्स रिकॉग्नाइज प्रोबेबली लॉसेस बट इग्नोर अनरियलाइज गेन. देखो एग्जांपल क्या है, इफ वैल्यू ऑफ असेट डिक्रीज, provision for depreciation or impairment are made. Okay, next third है criticism by economists. तो देखो economics argue that ignoring unrealized gain distort the true financial position. Example, land bought rupees 2000 in 1995, now worth 1,02,000. It's still recorded as 2000 unless revalued. ठीक है, फोर्थ है मॉडर्न अकाउंटिंग एडजस्टमेंट. देखो रीवैल्यूएशन ऑफ असेट इज वाइडली एक्सेप्टेड व्हेन द वैल्यू चेंज इज परमानेंट. रीवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रिएटेड टू एडजस्ट सच चेंजेस. अब उसके ऊपर अपन क्वेश्चन देखते हैं रियलाइजेशन के कंसेप्ट के. देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज रियलाइजेशन कंसेप्ट स्टेट? प्राप्ति संकल्पना काय दर्शवते. देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, असेट शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट मार्केट वैल्यू. Second, changes in asset value should be recorded immediately. Third, asset value change should be recorded only when realized. And fourth, future estimate income should be recorded. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, asset value changes should be recorded only when realized. मालमत्तेच्या मूल्यामधील बदल केवळ ते प्राप्त झाल्यावरच नोंदवले पाहिजेत. नेक्स्ट सेकंड, according to the realization concept, when is profit recognized? प्राप्ती संकल्पनेनुसार नफा किंवा मान्य केला जातो. तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, as soon as asset value increase. Second, only when the asset is sold or profit is realized.
थर्ड एट द टाइम ऑफ परचेस, एंड फोर्थ व्हेन द मार्केट व्हॅल्यू इज एस्टिमेटेड. तो करेक्ट आंसर आहे यहाँ पे सेकंड. ठीक आहे, फक्त मालमत्ता विकली गेल्यानंतर किंवा नफा प्रत्यक्ष मिळाल्यानंतर. नेक्स्ट थर्ड, व्हॉट डू अकाउंटंट डू अंडर द रियलायझेशन कन्सेप्ट. प्राप्ती संकल्पनेत लेखापाल काय करतात. तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड ऑल प्रोबेबल गेन और लॉसेस, सेकंड considered only probable losses but not on realized gain, third ignore all changes in asset value, and fourth record all changes in financial statement immediately. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, कंसिडर ओनली प्रोबेबल लॉस बट नॉट अनरिअलाइज गेन. फक्त संभाव्य तोटा विचारात घेतात पण न मिळालेला नफा विचारात घेत नाही. नेक्स्ट फोर्थ, वाय आर इकॉनॉमिक क्रिटिकल ऑफ रियलायझेशन कन्सेप्ट. अर्थशास्त्रज्ञ प्राप्ती संकल्पनेवर टीका का करतात. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इट कंसिडर फ्यूचर गेन, सेकंड इट क्रिएट वैल्यू डिस्टॉर्शन बाय इग्नोरिंग असेट एप्रिसिएशन, थर्ड इट रिकॉर्ड्स असेट एप्रिसिएशन इमीडिएटली, एंड फोर्थ इट डज नॉट कंसिडर डेप्रिसिएशन. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, इट क्रिएट वैल्यू डिस्टॉरेशन बाय इग्नोरिंग असेट एप्रिसिएशन. हे मालमत्तेच्या वाढीचा विचार न करता मूल्य विकृति निर्माण करते. नेक्स्ट की पॉइंट जो है अपना 9th है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक कर दो ताकि मुझे मोटिवेशंस मिल जाए और आपको नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस मिल जाए, क्योंकि अपन इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और यूनिट वाइज मिनिमम 50 to 55 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट अभी ड्यूअल कंसेप्ट का मीनिंग देख लेते क्या है. द ड्यूअल कंसेप्ट एक्सेप्ट इज द फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. ये क्या है, डबल एंट्री है. देन इट स्टेट दैट एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैज टू इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड. ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं. तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन असेट वन असेट डिक्रीज इन अनदर असेट, बाइंग मशीनरी बाय पेइंग कैश. सेकंड इंक्रीज इन एन असेट इंक्रीज इन ए लाइबिलिटी, परचेसिंग मशीनरी ऑन क्रेडिट. थर्ड डिक्रीज इन वन असेट इंक्रीज इन अनदर असेट, ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक. एंड फोर्थ डिक्रीज इन असेट डिक्रीज इन लाइबिलिटी, रीपेमेंट ऑफ लोन इन कैश. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ increase in one liability decrease in another liability means taking a new loan to pay off old loan. Sixth, increase in liability increase in asset taking a bank loan and receiving cash. Third, decrease in liability increase in another liability converting short term debts to long term debts. Third, decrease in liability decrease in asset, for example paying off creditor in cash. Okay, तो अभी इसके ऊपर के क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन. तो देखो क्या है, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इन अकाउंटिंग. लेखा प्रणालीतील द्वितीय पैलू संकल्पनेचा मूलभूत तत्व काय आहे. ओके, तो देखो ऑप्शन है अपने पास एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट ओनली वन अकाउंट, सेकंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट दैट इज डेबिट और क्रेडिट, third every transaction increase liability only, and fourth every transaction decrease an asset. तो यहाँ पे आंसर है सेकंड, every transaction has two aspect डेबिट अँड क्रेडिट. प्रत्येक व्यवहाराला दोन पैलू असतात, डेबिट आणि क्रेडिट. ओके, नेक्स्ट सेकंड, व्हॉट हॅपन्स वेन न्यू मशिनरी इज परचेस फॉर ₹50,000 इन कॅश. रोख 50,000 मध्ये नवीन मशीन खरेदी केल्यास काय होते. तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट मशीनरी इंक्रीज कैश डिक्रीज, मशीनरी डिक्रीज कैश इंक्रीज, कैश इंक्रीज लाइबिलिटी इंक्रीज, कैश एंड मशीनरी बोथ रिमेन अनचेंज. तो यहाँ पे आंसर है फर्स्ट मशीनरी इंक्रीज कैश डिक्रीज, मशीनरी वाढते रोख कमी होते. नेक्स्ट थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली रिप्रेझेंट द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन. खालील पैकी कोणते समीकरण मूलभूत लेखा समीकरण योग्यरित्या दर्शवते. तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, सेकंड असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी माइनस इक्विटी, थर्ड लाइबिलिटी इक्वल्स टू इक्विटी माइनस असेट, एंड फोर्थ इक्विटी इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस असेट. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट
असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, मालमत्ता इक्वल्स टू देयके प्लस भांडवल. नेक्स्ट फोर्थ, if a bank loan of rupees 50,000 is repaid, what is the effect on balance sheet? 50,000 ला बँक कर्ज परतफेड केल्यास समतोल पत्रकावर काय परिणाम होईल? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे. फर्स्ट, बैंक लोन डिक्रीज, कैश डिक्रीज. बैंक लोन इंक्रीज, कैश डिक्रीज. कैश इंक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज. एंड फोर्थ, कैश एंड लाइबिलिटी रिमेन अनचेंज. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, बैंक लोन डिक्रीज, कैश डिक्रीज. बैंक कर्ज कमी होते, रोख कमी होते. ओके. नेक्स्ट फिफ्थ, व्हेन अ कंपनी परचेस अ मशीन ऑन क्रेडिट, हाउ डज इट अफेक्ट द बॅलन्स शीट? जेव्हा कंपनी क्रेडिटवर मशीन खरीदते तेव्हा समतोल पत्रकावर काय परिणाम होतो? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे. फर्स्ट, मशीनरी इंक्रीज, क्रेडिटर इंक्रीज. मशीनरी इंक्रीज, cash decrease. Machinery decrease, creditor increase. And machinery decrease, cash increase. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, मशीनरी इंक्रीज, क्रेडिटर इंक्रीज. मीन्स मशीनरी वाढते, देणेकरी वाढतात. ओके. नेक्स्ट सिक्स्थ, if a company raise a bank loan of rupees 50,000 to pay off another loan, what is the impact? जर कंपनीने 50,000चा बँक कर्ज उचलून दुसरे कर्ज फेडले तर काय परिणाम होईल? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे. फर्स्ट, बैंक लोन इंक्रीज, अनदर लोन डिक्रीज. सेकंड, बैंक लोन डिक्रीज, अनदर लोन इंक्रीज. थर्ड, बोथ बैंक लोन एंड अदर लोन डिक्रीज. एंड फोर्थ, नो इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, बैंक लोन इंक्रीज, अनदर लोन डिक्रीज. बैंक कर्ज वाढते, दुसरे कर्ज कमी होते. नेक्स्ट सेवन, हाउ इज प्रॉफिट कॅल्क्युलेटेड फॉर द इयर? वर्षासाठी नफा कसा गणन केला जातो? देखो ऑप्शन है यहाँ पे. ऑप्शन है प्रॉफिट इक्वल्स टू न्यू इक्विटी माइनस ओल्ड इक्विटी. प्रॉफिट इक्वल्स टू असेट माइनस लाइबिलिटी. प्रॉफिट इक्वल्स टू लाइबिलिटी माइनस असेट. एंड फोर्थ, प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल असेट माइनस टोटल लाइबिलिटी. तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, प्रॉफिट इक्वल्स टू न्यू इक्विटी माइनस ओल्ड इक्विटी. नफा इक्वल्स टू नवी भांडवल माइनस जुने भांडवल. नेक्स्ट की पॉइंट्स अभी 10 है. देखो कंजर्वेटिज्म का, ठीक है. इसके पहले अपन ने 9 कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, ये अपना 10 कंसेप्ट है, उसके ऊपर के एमसीक्यूज. ठीक है. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको मिल जाए. तो देखो यहाँ पे कंजर्वेटिज्म क्या बोला है. द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट इन अकाउंटिंग इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल that ensure financial statement provide a cautious and realistic picture of company financial position. ठीक है. It is a basic fundamental principle of accounting that is realistic picture of company financial position. ठीक है. तो देखो यहाँ पे फर्स्ट है no anticipation of future income. Revenue should only be recorded when it realized, not when it is expected. Okay. Second, provision for possible losses. Potential losses should be accounted for as soon they as foreseeable. Then third है lower asset valuation. When multiple valuation option exist for an asset, the method that result in lower asset value should be chosen. Then fourth है basis for current asset valuation. The rule cost or market price, whichever is lower, originate from this concept. Okay. नेक्स्ट जो है रिलेशन टू रियलाइजेशन कंसेप्ट. देखो द रियलाइजेशन कंसेप्ट स्टेट दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे इट इज अर्न एंड रियलाइजेबल. एंड सेकंड बोला द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट एनफोर्स दिस बाय इंश्योरिंग दैट नो अनरियलाइज्ड गेन आर रिकॉर्डेड व्हाइल ऑल पॉसिबल लॉसेस आर अकाउंटेड. ठीक है. अब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कंजर्वेटिज्म का. सबसे पहले है प्रूडेंस, मींस केयरफुल जजमेंट. केयरफुल जजमेंट इन रिकॉग्नाइजिंग पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस व्हाइल इग्नोरिंग अनसर्टन गेन्स. सेकंड है न्यूट्रलिटी. फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस, नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर आउटकम. थर्ड है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन. ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा यूजिंग कॉशियस वैल्यूएशन मेथड. ओके. अब उसके ऊपर के क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन.
तो देखो क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द ड्यूअल एक्सेप्ट कंसेप्ट एवरी ट्रांजैक्शन हैज, ठीक है। तो देखो द्वैपक्षीय संकल्पनेनुसार प्रत्येक व्यवहारात, तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट ओनली वन इफेक्ट, सेकंड टू इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन अकाउंट एंड नन ऑफ द अबव। तो आंसर है यहाँ पे सेकंड टू इफेक्ट, दो परिणाम होता। ओके नेक्स्ट सेकंड व्हाट इज द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, मूलभूत लेखा समीकरण काय आहे। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, सेकंड लायबिलिटी इक्वल्स टू असेट प्लस इक्विटी, थर्ड इक्विटी इक्वल्स टू लायबिलिटी माइनस असेट एंड फोर्थ असेट प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू इक्विटी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट मालमत्ता इक्वल्स टू दायित्व प्लस भांडवल मीन्स असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। नेक्स्ट थर्ड if a business purchase machinery by taking a loan which account will be affected, एखादा व्यवसाय कर्जाने मशिनरी विकत घेतल्यास कोणते खाते प्रभावित होतील। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट कैश एंड कैपिटल, सेकंड मशिनरी एंड लोन, थर्ड कैपिटल एंड लायबिलिटी, फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड मशिनरी एंड लोन, मशिनरी आणि कर्ज। नेक्स्ट फोर्थ The conservatism concept suggests that accountant should, संरक्षण संकल्पनेनुसार लेखा पालन नहीं। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे क्या है, रिकॉग्नाइज ऑल फ्यूचर गेन, सेकंड इग्नोर ऑल पॉसिबल लॉसेस, थर्ड रिकॉर्ड ऑल पॉसिबल लॉसेस बट नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर गेन एंड फोर ओवरस्टेट असेट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड रिकॉर्ड ऑल पॉसिबल लॉसेस बट नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर गेन, सर्व संभाव्य तोटे नोंदवावेत पण भविष्यातील नफा गृहीत धरू नये। नेक्स्ट फिफ्थ विच व्हॅल्युएशन प्रिन्सिपल इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजर्वेटिझम कन्सेप्ट, संरक्षण संकल्पनेतून कोणता मूल्यांकन तत्वज्ञान आला आहे। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लो, सेकंड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, थर्ड मार्केट प्राइस ओनली एंड फोर्थ हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लो, खर्च किंवा बाजारभाव जो कमी असेल तो स्वीकारावा। नेक्स्ट सिक्स्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंजर्वेटिझम कन्सेप्ट, खालीलपैकी कोणता गुणधर्म संरक्षण संकल्पनेशी संबंधित नाही। तो देखो ऑप्शन है प्रुडेंस, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, थर्ड ओवर स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड वेल्थ एंड न्यूट्रलिटी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड ओवर स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड वेल्थ, उत्पन्न आणि संपत्तीचे जास्तीकरण। नेक्स्ट 11 पॉइंट है अपना देखो कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब 10th पॉइंट अपन ने कर चुके, 11 पॉइंट है कंसिस्टेंसी। तो देखो क्या है कंसिस्टेंसी, द कंसिस्टेंसी कंसेप्ट इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंपेरेबल ओवर टाइम by following the same accounting policies and methods from one period to another. It promotes uniformity in financing reporting, making it easier for stakeholder to analyze and compare financial data. देखो की एस्पेक्ट दिया है कंसिस्टेंसी के, सबसे पहले दिया है कंपैरेटिबिलिटी ओवर टाइम, यूजिंग द सेम अकाउंटिंग मेथड अक्रॉस पीरियड्स, ठीक है, मीनिंगफुल फाइनेंशियल एनालिसिस। सेकंड है अप्लीकेशन इन अल्टरनेटिव मेथड, देखो इफ मल्टीपल मेथड्स आर एक्सेप्टेबल दैट इज डेप्रिसिएशन मेथड लाइक रिटर्न ऑफ, रिटर्न डाउन वैल्यू एंड स्ट्रेट लाइन मेथड, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड लाइक FIFO एंड LIFO और वेटेज एवरेज, द चूजन मेथड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। ओके अब व्हेन कैन अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज, ठीक है। तो देखो फर्स्ट चेंजेस इन पॉलिसीज आर इन्वॉल्व अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। देखो फर्स्ट है compliance with accounting standard, if newly issued or revised accounting standard require changes. Second, legal requirement, when modification are necessary to comply with legal provision. And third, a more accurate representation, if a new method provide a true or fairer financial picture under the change business conditions. Okay, तो देखिए उसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं अभी। देखो क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, सुसंगतेच्या संकल्पनेचा प्राथमिक उद्देश्य काय। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट टू चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रिक्वेंटली, सेकंड टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग मेथड ओवर पीरियड, थर्ड टू एडॉप्ट डिफरेंट मेथड एवरी ईयर, एंड फोर्थ टू मैनिपुलेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड सेकंड
टू मेंटेन युनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग मेथड ओव्हर पिरियड, कालांतराने लेखा पद्धतीमध्ये एक संगता ठेवण्यासाठी. ओके. नेक्स्ट, सेकंड, according to the consistency concept, a company should change its accounting policy only in which of the following situation. सुसंगतेच्या संकल्पनेनुसार एखाद्या कंपनीने केवळ कोणत्या परिस्थितीत आपली लेखा धोरणे बदलली पाहिजे. तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट टू कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सेकंड टू कंप्लाई विथ लीगल प्रोविजन, थर्ड टू रिफ्लेक्ट मोर ट्रू एंड फेयर फायनान्शियल पोझिशन. तो आन्सर आएगा ऑल ऑफ द. तो देखो क्या है, लेखा मानकांचे पालन करण्यासाठी, कायदेशीर तरतुदीचे पालन करण्यासाठी, आणि थर्ड आर्थिक स्थिती अधिक खरी आणि उचित दर्शनासाठी. म्हणून आन्सर काय याचा, वरील सर्व. नेक्स्ट, थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्झाम्पल ऑफ अप्लाइंग कन्सिस्टन्सी कन्सेप्ट. खालीलपैकी कोणते उदाहरण सुसंगता संकल्पनेच्या अनुप्रयोगास अनुरूप नाही. देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट यूजिंग द सेम डेप्रिसिएशन मेथड एवरी ईयर, सेकंड चेंजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड फ्रीक्वेंटली, थर्ड अप्लाइंग कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लो कंसिस्टेंटली, एंड फोर्थ फॉलोइंग द सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज अक्रॉस डिफरेंट ईयर. तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, चेंजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड फ्रीक्वेंटली, वारंवार साठा मूल्यांकन पद्धती बदलणे. नेक्स्ट, फोर्थ, अ कंपनी यूज अ स्ट्रेट लाइन मेथड दैट इज SLM ऑफ डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टिंग कंसेप्ट, व्हेन शुड इट चेंज टू रिटर्न डाउन व्हॅल्यू मीन्स मेथड. देखो, एखादी कंपनी घसाऱ्यासाठी सरळ रेषा पद्धत वापरते, सुसंगता संकल्पनेनुसार ती किंवा लेखन खालावलेली पद्धत स्वीकारू शकते. तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट एवरी ईयर टू रिड्यूस टैक्सेस, सेकंड इफ इट रिजल्ट इन फेयरर फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, थर्ड व्हेनेवर द कंपनी वांट्स, एंड फोर्थ टू इंक्रीज प्रॉफिट आर्टिफिशियली. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, इफ इट रिजल्ट इन फेयरर फायनान्शियल रिप्रेझेंटेशन, जर यामुळे आर्थिक स्थिती अधिक योग्य प्रकारे दर्शवली जाईल. नेक्स्ट, फिफ्थ, व्हॉट डज कंसिस्टन्सी कंसेप्ट एन्श्योर. सुसंगता संकल्पना काय सुनिश्चित करते. देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट फ्रीक्वेंट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंपेरेबल अक्रॉस डिफरेंट ईयर्स, थर्ड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, फोर्थ सडन चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, फायनान्शियल स्टेटमेंट आर कंपेरेबल अक्रॉस डिफरंट ईयर. आर्थिक विवरणे पत्रे वेगवेगळ्या वर्षासाठी तुलनात्मक असणे. नेक्स्ट, सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग सिच्युएशन इज एन एक्सेप्शन टू द कंसिस्टन्सी कन्सेप्ट. खालीलपैकी कोणती परिस्थिती सुसंगता संकल्पनेच्या अपवादात येते. देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट चेंज ड्यू टू कंपायलन्स विथ लॉ, second frequently changes in accounting policies for profit maximization, third use of different depreciation method for different year without justification, and fourth है changing inventory valuation method frequently without reason. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, चेंजेस ड्यू टू कंपायलन्स विथ लॉ, कायदेशीर पालनामुळे बदल. नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे ट्वेल्थ है मटेरियलिटी. ठीक है, तो देखो मटेरियलिटी का कंसेप्ट क्या है. द मटेरियलिटी कंसेप्ट अलाउज अकाउंटेंट टू इग्नोर सर्टन अकाउंटिंग प्रिंसिपल इफ आइटम इम्पैक्ट इज इनसफिशिएंट एंड डज नॉट अफेक्ट फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग. It acts as an exception to the full disclosure principle by ensuring that only significant financial information is reported, preventing unnecessary complexity in financial statement. Materiality मतलब some decision affect नहीं करते financial पे, क्योंकि it allow ignore accounting principles. ठीक है, अब देखो यहाँ पे की एस्पेक्ट दिया है materiality की. फर्स्ट है significance to financial decision. देखो, only item that have significant economic impact should be reported, while insignificant item can be omitted to reduce complexity. Second is subjective judgment. The materiality of item depend on professional judgment, common sense, business context rather than fixed criteria. And third है nature and size of business.
what is material for small business may be immaterial for large corporation. Okay, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया, देखो एग्जाम्पल ऑफ मटेरियलिटी इन प्रैक्टिस। तो देखो फर्स्ट है स्टेशनरी एक्सपेंसेस। इवन थ्रो स्टेशनरी मे नॉट बी फुल्ली कंज्यूम इन अ ईयर, it is treated as a expenses rather than asset due to its immaterial impact. Second है depreciation on small item। देखो items like book, calculator are fully depreciated in a year of purchase as their small value does not justify tracking them as long term asset. Then why is materiality is important? देखो first है avoid information overload, help keep financial statement clear and relevant. Second, save time and effort, eliminate unnecessary accounting work for insufficient item. Third, enhance decision making, ensure that the financial information provided is useful and impactful for stakeholder. अब फैक्टर्स देखो, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मटेरियलिटी। द फर्स्ट है अमाउंट ऑफ द आइटम, लार्ज अमाउंट आर मोर लाइकली टू बी मटेरियल। सेकंड है साइज ऑफ द बिजनेस, what is material for small business may be significant for multinational corporation. Third, nature of item, some item are material due to their nature even if the amount is small, that is fraud or legal violation. User of financial statement, different user, investor, auditor, management may have different perspectiveness on materiality. ठीक है, तो ऐसे अपने पास यहाँ पे गिवन पॉइंट्स दिए। अब उसके ऊपर के एमसीक्यूज अपन सॉल्व करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशंस थ्रू ऐसे ही कंटिन्यू वीडियोस आपको मिलते रहे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द मटेरियलिटी प्रिंसिपल अलाउज एन अकाउंटंट टू डू। साहित्यिकता संकल्पना लेखापालाला काय करायची परवानगी देते। देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, ignore insufficient item in financial statement, omit all expenses from records. Third, disclose all transactions regardless of their significance. And fourth, modify financial data to increase profit. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, इग्नोर इनसिग्निफिकंट आयटम इन फायनान्शियल स्टेटमेंट, आर्थिक विवरण पत्रांमध्ये किरकोळ घटकांकडे दुर्लक्ष करणे. नेक्स्ट सेकंड, The materiality concept is an exception to which principle? साहित्यिकता संकल्पना कोणत्या तत्वाचा अपवाद आहे? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, सेकंड फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, थर्ड प्रूडियंस प्रिंसिपल एंड एक्करल प्रिंसिपल। तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, संपूर्ण प्रकटीकरण तत्व। नेक्स्ट थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ मटेरियलिटी कंसेप्ट? खालीलपैकी कोणते साहित्यिकता संकल्पनेचे उदाहरण आहे? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, रिकॉर्डिंग द परचेस ऑफ कैलकुलेटर एज अ एक्सपेंस इंस्टेड ऑफ एन असेट। सेकंड, नॉट रिकॉर्डिंग लार्ज ट्रांजैक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थर्ड, चेंजिंग डेप्रिसिएशन मेथड एवरी ईयर। एंड फोर्थ, इग्नोरिंग स्मॉल ट्रांजैक्शन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, रिकॉर्डिंग द परचेस ऑफ कैलकुलेटर एज एन एक्सपेंसेस इंस्टेड ऑफ असेट। कॅल्क्युलेटर खरेदीला मालमत्तेऐवजी खर्च म्हणून नोंदवणे. ओके, नेक्स्ट फोर्थ, द मटेरियलिटी कन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? साहित्यिकता संकल्पना खालीलपैकी कोणत्या गोष्टीवर आधारित आहे? ठीक है, तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे कॉमन सेंस एंड अकाउंटेंट जजमेंट। सेकंड, फिक्स्ड मॉनेटरी वैल्यू। थर्ड, लीगल रेगुलेशन ओनली। एंड फोर्थ, एवरी स्मॉल ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, कॉमन सेंस एंड अकाउंटेंट जजमेंट, सामान्य ज्ञान एंड लेखापालाचा निर्णय. नेक्स्ट फिफ्थ, अकॉर्डिंग टू द मटेरियलिटी कंसेप्ट एन आइटम इज कंसिडर्ड मटेरियल इफ इट्स ओमिशन अफेक्ट. साहित्यिकता संकल्पनेनुसार जर एखाद्या घटकाच्या अनुपस्थितीमुळे खालीलपैकी कोणत्या गोष्टीवर परिणाम होतो तर तो महत्वाचा मानला जातो. देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सेकंड, द डिसीजन मेकिंग ऑफ यूजर. थर्ड, द ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी. एंड फोर्थ, ऑल ऑफ द. आंसर आएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द. मीन्स आर्थिक विवरणपत्रे, व्यापारकर्त्यांचा निर्णय प्रक्रियेवर आणि कंपनीच्या एकूण आर्थिक परिस्थितीवर. ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ,
Why is depreciation on small item like book or depreciation recorded as 100% in first year? पुस्तके किंवा कॅल्क्युलेटर सारख्या लहान वस्तूवरील घसारा पहिल्याच वर्षी 100% का नोंदवला जातो? तो देखो ऑप्शन है बिकॉज दे हैव नो वैल्यू, सेकंड ड्यू टू मटेरियलिटी कंसेप्ट एज देयर वैल्यू इज इनसिग्निफिकेंट, थर्ड टू मैनिपुलेट प्रॉफिट मार्जिन एंड फोर्थ टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, ड्यू टू मटेरियलिटी कंसेप्ट एज देयर वैल्यू इज इनसिग्निफिकंट। साहित्यिकता संकल्पनेमुळे कारण त्याचे मूल्य किरकोळ असते। नेक्स्ट 7, व्हॉट इज द प्रायमरी फॅक्टर दॅट डिटरमाइन मटेरियलिटी? साहित्यिकतेचा प्राथमिक निर्धार करणारा घटक कोणता आहे? तो देखो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट फिक्स परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू, सेकंड द अकाउंटेंट जजमेंट एंड बिजनेस साइज, थर्ड द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड फोर्थ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन अ कंपनी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, द अकाउंटंट जजमेंट एंड बिजनेस साइज, लेखापालाचा निर्णय आणि व्यवसायाचा आकार। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशंस दिए अपने को की पॉइंट्स। नेक्स्ट है अपना 2.6 फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशंस, ठीक है। इसके ऊपर अपने को यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये अपना 2.6 है, अभी तक अपन 2.5 पढ़ रहे थे। जो 12 कंसेप्ट जो पढ़े हैं वो कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के थे, जिसमें अपन ने 12 कंसेप्ट पढ़े, ठीक है। अब ये 2.6 है जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन के ऊपर है। देखो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस आर बेसिक प्रिंसिपल दैट आर द फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। These assumptions are implicitly followed, meaning they are assumed to be applied unless stated otherwise. If these assumptions are not followed, it must disclose the financial statement. अब 3 फंडामेंटल्स है यहाँ पे देखो। फर्स्ट है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। तो देखो क्या बोला है, assume that business will continue to operate indefinitely and not shut down in foreseeable future. Second है assets are valued based on historical cost rather than liquidations value. Okay. Third है if business is expected to close or downsize, financial statement must disclose this. Okay. Second है consistency assumption. Second जो point है अपना वो है consistency assumption। देखो क्या बोला है, accounting policies and methods should be applied consistently over time. Then second है ensure comparability of financial statement across different period, and third any change in accounting policy should be disclosed and justified. Okay. Next थर्ड जो है assumption वो है अपना accrual assumption। देखो transaction should be recorded when they occur, not when cash is received or paid। ये अपन ने देखा है। Revenue is recognized when earned and expenses are recorded when incurred regardless of the cash flow. And third है essential for accurate financial reporting and matching revenue with expenses. Okay. अब इसके ऊपर एमसीक्यूज देख लेते हैं अपन। देखो फर्स्ट है हाउ मेनी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस आर देयर? मूलभूत लेखा गृहीतके किती आहे? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 2, 3, 4, 5। आंसर है यहाँ पे 3 मीन्स 3। नेक्स्ट सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन? खालील पैकी कोणते मूलभूत लेखा गृहीतक नाही? तो आंसर है यहाँ पे देखो गोइंग कंसेंट, प्रूडियंस, कंसिस्टेंसी, एक्यूरल। तो आंसर है यहाँ पे थर्ड प्रूडियंस, सावधगिरी। बाकी जो गोइंग कंसेंट, कंसिस्टेंट, एक्यूरल वो है। ओके। नेक्स्ट थर्ड, if nothing is mentioned about fundamental accounting assumption in financial statement, it is assumed that. जर आर्थिक विवरणपत्रांमध्ये मूलभूत लेखा गृहीतांविषयी काही उल्लेख नसेल तर असे गृहीत धरले जाते की। देखो ऑप्शन है दे हैव बीन इग्नोर्ड, सेकंड दे हैव बीन फॉलोड, थर्ड दे आर नॉट नेसेसरी एंड फोर्थ दे नीड स्पेशल डिस्क्लोजर। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, दे हैव बीन फॉलोड, ते पाळणे गेले आहेत। ओके। नेक्स्ट फोर्थ, द गोइंग कंसर्न एजम्पशन मीन्स चालू व्यवसाय गृहीतक याचा अर्थ। देखो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर रिजनेबल फ्यूचर, सेकंड द बिजनेस इज अबाउट टू क्लोज, थर्ड द बिजनेस हैज नो लायबिलिटी एंड फोर्थ है द बिजनेस विल चेंज इट्स स्ट्रक्चर फ्रिक्वेंटली। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे फर्स्ट,
बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फॉरिजिबल फ्यूचर, व्यवसाय भविष्यातही चालू राहील. ठीक आहे. नेक्स्ट, फिफ्थ, द कन्सिस्टन्सी ॲझम्पशन स्टेट दॅट, सुसंगता गृहीतक असे सांगते की, तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, अ कंपनी शुड फॉलो द सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज ओवर टाइम. सेकंड, अ कंपनी शुड चेंज अकाउंटिंग मेथड फ्रिक्वेंटली. थर्ड, a company should prepare financial statement once in a 5 year. And fourth, a company should not disclose change in policies. Okay, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, a company should follow the same accounting policies over time. कंपनीने कालांतराने समान लेखा धोरणे पाळली पाहिजे. ओके. नेक्स्ट, सिक्स्थ, the accrual assumption means that transaction should be recorded. उपार्जन गृहीतक याचा अर्थ आहे की व्यवहार नोंदवले पाहिजेत. देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड. सेकंड, व्हेन दे ऑकर रिगार्डलेस ऑफ कैश फ्लो. थर्ड, ओनली एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. एंड फोर्थ, ओनली इफ दे आर सिग्निफिकेंट वैल्यू. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, व्हेन दे ऑकर रिगार्डलेस ऑफ कॅश फ्लो. रोख प्रवाहाच्या कोणत्याही विचारशिवाय ते घडतात तेव्हा. ओके. नेक्स्ट, सेवंथ, इफ एनी ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption इज नॉट फॉलोड देन, जर कोणतेही मूलभूत लेखा गृहीतक पाळले गेले नाहीत तर. तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, नो एक्शन इज रिक्वायर्ड. सेकंड, इट शुड बी स्पेसिफिकली डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. थर्ड, द बिजनेस मस्ट क्लोज. एंड फोर्थ, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकम इनवैलिड. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, इट शुड बी स्पेसिफिकली डिस्क्लोज इन फायनान्शियल स्टेटमेंट. ते आर्थिक विवरणपत्रांमध्ये स्पष्टपणे उघड करावे. नेक्स्ट जो है अपना कंसेप्ट देखो 2.7 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. तो अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में अपन की पॉइंट देखेंगे एंड उसके एमसीक्यूज. ठीक है. तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट, अकाउंटिंग सर्व एज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस टू रिकॉर्ड, एनालाइज एंड कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. It help business and stakeholder in accessing financial performance and position. ठीक है. अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सभी को पता रहता है कि क्या है. इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्ड एंड एनालाइजिंग कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और ये हेल्प करता है बिजनेस को एंड स्टेक होल्डर को जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द पोजीशन क्या है ये पता करने के लिए. ठीक है. अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग अगर देखते हैं तो फर्स्ट है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपिंग, ये सभी को पता है. Determining financial performance means ensure all business transactions are recorded in organized manner and maintain accurate financial data for decision making. उसको बोलते हैं अपन systematic record keeping. Second, determining financial performance मतलब क्या, help as certain profit or loss for given period through the profit and loss account. And second, measure the efficiency of success of business operation. ठीक है. नेक्स्ट, थर्ड, accessing financial position. देखो क्या बोला है, provide a snapshot of the entity asset, liability and equity through the balance sheet. Third, help stakeholder understand the financial stability of the business. ठीक है. फोर्थ है communicating financial information. तो देखो क्या बोला है, financial statement act as a structured of an entity financial health. And second बोला है information is shared with investor, creditor and regulatory bodies and management. Okay. Next, की पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर देखते हैं तो देखो यहाँ पे है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट. बराबर है, ये 3 पॉइंट्स है अपने पास. तो बैलेंस शीट सभी को पता है, शो फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज असेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी. प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो अपना इनकम स्टेटमेंट होता है, रिफ्लेक्ट रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस ओवर अ पीरियड. कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पता है, ट्रैक कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो टू एक्सेस लिक्विडिटी. अकाउंटिंग फ्रेमवर्क्स की अगर बात करते हैं तो प्रिंसिपल, कंसेप्ट, कन्वेंशंस, एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी, कंपैरेटिबिलिटी ये डिफाइन करता है. एंड गैप मींस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है ग्लोबल कंसिस्टेंसी में डिफाइन करते हैं. ओके. अब देखो उसके क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ अकाउंटिंग. लेखा करण्याचा प्राथमिक उद्देश काय. तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, टू कीप सिस्टमॅटिक रेकॉर्ड अँड डिटरमाइन फायनान्शियल पोझिशन. प्रणालीबद्ध नोंदी ठेवणे आणि आर्थिक स्थिती निश्चित करणे. सेकंड है टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ओनली. थर्ड, टू इंक्रीज प्रॉफिट बिजनेस. एंड फोर्थ, टू मिनिमाइज एक्सपेंस. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट,
टू कीप सिस्टमॅटिक रेकॉर्ड अँड डिटरमाइन फायनान्शियल पोझिशन, प्रणालीबद्ध नोंदणी ठेवणे आणि आर्थिक स्थिती निश्चित करणे. नेक्स्ट सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, खालीलपैकी कोणते आर्थिक विवरणपत्र नाही. देखो ऑप्शन है यहाँ पे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सेल्स इनवॉइस. तो आंसर है सेल्स इनवॉइस मीन्स विक्री चलन. नेक्स्ट थर्ड, फायनान्शियल स्टेटमेंट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू, आर्थिक विवरणपत्र कोणाला माहिती पुरवतात. तो देखो ऑप्शन है ओनली टू बिजनेस ओनर, second only to the government authorities, third various interested users like investor, creditor and management, and fourth है only to employee. the correct answer है यहाँ पे third, various interested users like investor, creditor and management means गुंतवणूकदार, कर्जदाता आणि व्यवस्थापनासारख्या विविध इच्छुक व्यापारकर्ता. नेक्स्ट फोर्थ, which of the following is a part of financial statement, खालीलपैकी कोणत्या आर्थिक विवरणपत्राचा एक भाग आहे. देखो ऑप्शन है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस, बैंक पासबुक, प्रॉफिट एंड लॉस एंड जर्नल एंट्री. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नफा तोटा पत्र. नेक्स्ट फिफ्थ, द बैलेंस शीट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट, ताळेबंद पत्रक कोणती माहिती देते. तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, सेकंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी, थर्ड कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड फोर्थ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी, कंपनीच्या आर्थिक स्थितीबद्दल. ओके. नेक्स्ट सिक्स्थ, द प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट हेल्प टू डिटरमाइन, नफा तोटा पत्रक कशासाठी मदत करते. तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस फॉर स्पेसिफिक पीरियड, सेकंड द असेट एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, थर्ड द कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस एंड फोर्थ द नंबर ऑफ सेल ट्रांजैक्शन. करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, द प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस फॉर स्पेसिफिक पीरियड, विशिष्ट कालावधीतील व्यवसायाचा नफा किंवा तोटा. नेक्स्ट सेवन, द कॅश फ्लो स्टेटमेंट इन्वॉल्व, रोख प्रवाह पत्रक कार्य काय दर्शवते. तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, सेकंड सोर्स एंड यूज ऑफ कैश इन बिजनेस, थर्ड प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी एंड फोर्थ लोन रिपेमेंट डेट. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड सोर्स एंड यूज ऑफ कॅश इन बिझनेस, व्यवसायातील रोखाच्या स्त्रोत आणि उपयोग. नेक्स्ट एट, फायनान्शियल स्टेटमेंट आर प्रिपेअर्ड बाय फॉलोइंग, आर्थिक विवरणपत्रे कोणत्या गोष्टीची पालन करून तयार केली जातात. तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सेकंड कंपनी पॉलिसीज, थर्ड मार्केट ट्रेंड एंड फोर्थ गवर्नमेंट ऑर्डर. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लेखा तत्वे. नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे 2.8 आया अपना कॉमन एमसीक्यूज अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे. ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए, और वीडियो को एक लाइक कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिल जाए कि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं. जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मुझे मोटिवेशंस नहीं मिले जाएगा, तब तक मैं वीडियोस नहीं बना पाऊंगा. ठीक है, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दो ताकि आपके लिए वीडियोस में बना सकूं. तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है अभी कॉमन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, खालीलपैकी कोणता मूलभूत लेखा गृहीतक म्हणून वर्गीकृत नाही. तो देखो ऑप्शन है कंसिस्टेंसी, बजेट एंटिटी, गोइंग कंसर्न. तो आंसर है यहाँ पे सेकंड बजेट एंटिटी मीन्स व्यावसायिक घटक. नेक्स्ट सेकंड, विच टू प्राइमरी क्वालिटेटिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन फायनान्शियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणपत्रांची दोन प्राथमिक गुणात्मक वैशिष्ट्ये कोणती आहे. तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट अंडरस्टँडेबिलिटी एंड मटेरियलिटी, सेकंड रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, थर्ड न्यूट्रलिटी एंड अंडरस्टँडेबिलिटी. करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, संबंधिता आणि विश्वासार्हता. नेक्स्ट थर्ड, why does Kanika Enterprises use written down value method for depreciating machinery every year. देखो कनिका एंटरप्राइज वर्षानुवर्षे मशिनरीची घटती किंमत पद्धत का वापरते. तो आंसर है कंपैरेटिबिलिटी, कन्वीनियंस एंड कंसिस्टेंसी. तो आंसर है यहाँ पे कंसिस्टेंसी. नेक्स्ट फोर्थ, अ परचेस कार ₹5 lakh paid 1 lakh as down payment and sign a bill payable for ₹4 lakh. What is the impact of this transaction? ए ने 5 लाख किमतीची कार खरेदी केली, 1 लाख रुपये डाऊन पेमेंट दिली आणि 4 लाखचा बिल साइन केला.
या व्यवहाराचा काय परिणाम झाला? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट टोटल असेट इंक्रीज बाय 5 लाख, then second total liability increase by 4 lakh and total asset increase by 4 lakh with corresponding increase in liability by 4 lakh. तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, एकूण मालमत्ता 4 लाखने वाढली आणि त्याच वेळी दायित्वे 4 लाखने वाढली. नेक्स्ट फिफ्थ, मोहन purchased goods for rupees 50 lakh, sold 4/5 of the goods from 18 lakh and incurred 2,50,000 in expenses. He calculated net profit as 3,50,000. Which accounting concept was followed? मोहनने 15 लाख किमतीची माल खरेदी केली, त्यापैकी 4/5 माल 18 लाखाला विकला आणि 2.5 लाख खर्च केला. त्याने निव्वळ नफा 3,50,000 मोजला. कोणते लेखा संकल्प त्याने अनुसरले? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे एंटिटी, पीरियोडिसिटी, मैचिंग. करेक्ट आंसर है यहाँ पे मैचिंग, जुळवणी, संकल्पना. Next, sixth, a businessman purchased good for rupees 25 lakh and sold 80% during the financial year. The market value of the remaining good was 4 lakh, but valued closing inventory at cost. Which accounting concept did he violate? एका व्यावसायिकाने 25 लाखा किमतीची माल खरेदी केली आणि आर्थिक वर्षात 80% माल विकला. उर्वरित मालाची बाजार किंमत 4 लाख होती, पण त्याने बंद मालमत्ता खर्चाच्या किमतीवर मूल्यांकन केले. त्याने कोणते लेखा संकल्पना उल्लंघन केले? तर देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट मनी मेजरमेंट, कंजर्वेटिज्म एंड कॉस्ट. तो आंसर है यहाँ पे सेकंड कंजर्वेटिज्म, सतर्कता, संकल्पना. नेक्स्ट सेवन, व्हॉट हॅपन्स वेन द प्रोप्रायटर बिंग कॅपिटल इन टू द बिझनेस? जेव्हा मालक व्यवसायात भांडवल आणतो तेव्हा काय होते? देखो ऑप्शन है यहाँ पे increase in asset and increase in liability, second increase in liability and decrease in asset, and fourth increase in asset and increase in liability. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट increase in asset and increase in liability. मालमत्ता आणि दायित्व दोन्ही वाढतात. ओके. नेक्स्ट 8, assets are held in business for. व्यवसायात मालमत्ता कशासाठी ठेवली जाते? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट रिसेल, कन्वर्जन इनटू कैश एंड थर्ड अर्निंग रेव्हेन्यू. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड अर्निंग रेव्हेन्यू, महसूल मिळवण्यासाठी. नेक्स्ट नाइन्थ, रेव्हेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट इज जनरली रिअलाइज इन द पिरियड इन विच. उत्पादनाच्या विक्रीतून मिळणारा महसूल सामान्यतः कोणत्या कालावधीत मान्य केला जातो? देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट कैश इज कलेक्टेड, सेकंड सेल इज मेड, थर्ड प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड. करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड सेल इज मेड, विक्री झाल्यावर. ओके. नेक्स्ट 10th, द कन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म व्हेन अप्लाइड टू द बॅलन्स शीट रिझल्ट इन. बॅलन्स शीटवर सतर्कता संकल्पना लागू केल्यास काय परिणाम होतो? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट अंडर स्टेटमेंट ऑफ असेट, सेकंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ असेट, थर्ड ओवर स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट अंडर स्टेटमेंट ऑफ असेट, मालमत्तेचे कमी मूल्यांकन. ओके. नेक्स्ट 11, अ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ट्रेड पेएबल रिझल्ट इन. व्यापारी देयके कमी झाल्यास काय परिणाम होतो? इन्क्रीज इन कॅश, सेकंड डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, थर्ड डिक्रीज इन असेट. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे डिक्रीज इन असेट, मालमत्ता कमी होते. नेक्स्ट 12th, द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेन्सेस फॉर अकाउंटिंग पिरियड इज बेस्ड ऑन प्रिन्सिपल ऑफ. लेखा कालावधीसाठी खर्च ठरवण्याचा आधार कोणत्या संकल्पनेवर असतो? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्हिटी, मटेरियलिटी, मॅचिंग. तो आंसर है यहाँ पे मॅचिंग, जुळवणी, संकल्पना. नेक्स्ट 13, द इकॉनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइजेस इज स्प्लिट इनटू पीरियोडिक इंटरवल टू मेजर इट्स परफॉर्मन्स एज पर. व्यवसायाची आर्थिक आर्य मर्यादा त्याच्या कार्यक्षमतेचे मापन करण्यासाठी कालावधीमध्ये विभागली जाते. हे कोणत्या संकल्पनेनुसार आहे? ऑप्शन है देखो एंटिटी, मैचिंग, पीरियोडिसिटी. तो आंसर है यहाँ पे पीरियोडिसिटी, कालावधी संकल्पना. नेक्स्ट 14, इफ एन इंडिविजुअल असेट इज इन्क्रीज देयर विल बी करस्पॉन्डिंग. जर एखादी विशिष्ट मालमत्ता वाढली तर त्याला अनुरूप कोणता बदल होईल? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट
increase of another asset and increase of capital. Second, decrease of another asset or increase of liability. थर्ड, डिक्रीज ऑफ स्पेसिफिक लायबिलिटी एंड डिक्रीज ऑफ कैपिटल. तो करेक्ट आंसर है आपके फर्स्ट, इन्क्रीज ऑफ अनदर असेट और इन्क्रीज ऑफ कैपिटल, दुसऱ्या मालमत्तेची वाढ किंवा भांडवल वाढ. नेक्स्ट 15, परचेस ऑफ मशिनरी फॉर कॅश. रोख रकमेचे यंत्रणा खरेदी केल्यास काय परिणाम होतो. तो देखो ऑप्शन है डिक्रीज टोटल असेट, सेकंड इंक्रीज टोटल असेट एंड थर्ड रिटेन टोटल असेट चेंज. तो करेक्ट आंसर है आपके थर्ड, रिटेन टोटल असेट अनचेंज, एकूण मालमत्ता अपरिवर्तित राहते. नेक्स्ट 16, अब देखो यहाँ पे बोला है कंसिडर द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू अल्फा लिमिटेड. खालील अल्फा लिमिटेड संबंधित माहिती विचारात घ्या. देखो कॉस्ट ऑफ मशिनरी परचेस 1 एप्रिल 2019 10 लाख, इंस्टॉलेशन चार्जेस 1 लाख, मार्केट वैल्यू ऑन 31 मार्च 2020 मतलब 1 ईयर 12 लाख. ठीक है. अब बोला है while finalizing the annual account if company value of machinery 12 lakh which of the following concept is violated by Alpha Limited. वर्ष अखेर खाते नोंद करताना कंपनीने जर यंत्रणेचे मूल्य 12 लाख दर्शवले तर अल्फा लिमिटेड कंपनी कोणत्या संकल्पनेचे उल्लंघन करीत आहे. तो देखो ऑप्शन है कॉस्ट, मैचिंग, एक्यूरेट. तो आंसर है यहाँ पे खर्च, मीन्स खर्च संकल्पना, कॉस्ट. ओके. अब ये असाइनमेंट है 2.9, 2.8 तक अपन ने मैंने क्वेश्चंस बताए. अब 2.9 जो है आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में ऑप्शंस जो है उसके आंसर्स मुझे बताने हैं ट्रू एंड फॉल्स में. ठीक है. ये आपके लिए असाइनमेंट्स है. सभी क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा. वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे. जस्ट ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देना है. तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू ऐसी वीडियोस आपको मिल जाए. और प्लस वीडियो को एक लाइक कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए और भी ऐसी कुछ वीडियोस बना सकूं. तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स रिलेटेड. द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट इंश्योर दैट पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द ओनर्स आर रिकॉर्डेड इन बिजनेस बुक. तो आंसर देखो ट्रू एंड फॉल्स. ठीक है. सेकंड है अकॉर्डिंग टू द एक्यूरल कंसेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड. ठीक है. तो इसके आंसर्स आपको देना है, मैं नहीं बताऊंगा. इसके आंसर्स जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगा लेकिन 2-3 डेज बाद. तो आप इसके वीडियोस देख लीजिएगा प्लस कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस चलती रहे. नेक्स्ट थर्ड, द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल स्टेट दैट ऑल पॉसिबल प्रॉफिट शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली बट लॉसेज शुड बी इग्नोर्ड. तो आंसर है ट्रू की फॉल्स बताना है. देन फोर्थ है materiality depend only the amount of item and not on the business size or decision making. ठीक है. नेक्स्ट फिफ्थ, the matching concept ensure that expenses related to revenue are recorded in the same accounting period. And sixth है the going concern concept assume that business will continue indefinitely unless there is a evidence to the contrary. इसमें मराठी में मैं करना भूल गया. ठीक है. लेकिन आप इसको समझ के सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ठीक है. नेक्स्ट 7, डेप्रिसिएशन इज इग्नोर्ड अंडर द कॉस्ट कंसेप्ट सिंस इट डज नॉट इन्वॉल्व कैश आउटफ्लो. एंड फोर्थ है अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बिजनेस मस्ट फॉलो द सेम अकाउंटिंग मेथड एवरी ईयर विदाउट एनी चेंजेस. ओके. नेक्स्ट 9th, the periodicity concept allow business to report financial result for indefinite time period. ठीक है. ये अपने 9th असाइनमेंट क्वेश्चंस है. नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपन यूनिट 3 पे सॉल्व करेंगे जो है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ग्लॉसरी. मींस इनडायरेक्टली अकाउंटिंग में जितने भी कंसेप्ट्स है उनके डेफिनेशंस के ऊपर अपन एमसीक्यूज क्रिएट करेंगे. डेफिनेशंस नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली जो डेफिनेशंस बनेगी मिनिमम 150 प्लस, मैं अभी से बता रहा हूँ 150 प्लस डेफिनेशंस है और सभी डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है उसके अपन एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा यूनिट 3 है. इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको डायरेक्टली मिल जाए. तब तक के लिए थैंक यू.